लॉक कि संविधानवाद का गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में क्या लिखा था आपने? तो किस तरीके हेडिंग था शायद संविधानवाद, है ना? एक दो लाइन लिखिए, फिर उसको आगे बढ़िए। एक दो लाइन लिखिए उसमें कि संविधानवाद का जो विचार, संविधानवाद का जो विचार जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया, संविधानवाद का जो विचार जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया 400 वर्षों बाद भी, संविधानवाद का जो विचार जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया 400 वर्षों बाद भी यह विचार समूचे विश्व में प्रभावी बना हुआ है। समूचे विश्व में प्रभावी बना हुआ है, जो उसके विचारों की प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। जो उसके विचारों की प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। अब एक बात और देखिए, फिर उसके सिद्धांत पे चले कि मूलतः वो कहना क्या चाहता था। देखिए, बात बड़ी स्पष्ट थी। अगर हम लॉक के चिंतन को देखें तो अब यहाँ पे इतनी बात बताने के बाद अब हम उसके तरीके पर बात कर सकते हैं। और तरीका क्या है? सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अवस्था, ये सब। तो लॉक ने जिन भी विचारों की बात कही, इसलिए कहा भी जाता है कि लॉक ने कभी हॉब्स की आलोचना नहीं किया, क्योंकि हॉब्स के बेस को तो उसने आगे बढ़ा दिया। और लॉक ने जो भी कहा उसके बेस जो यूज किया वही सामाजिक समझौता। उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि पर्पस का फर्क है। यानी यही दिखाता है कि हर विचारक का मूल तो उद्देश्य होता है, और एक विशेष उद्देश्य के लिए वो अपने साधन को बदल लेता है। तो जिस सामाजिक समझौते का प्रयोग करके हॉब्स ने एक निरंकुश राजा का समर्थन किया, उसी सामाजिक समझौते का प्रयोग करके लॉक ने संवैधानिक शासन का समर्थन कर दिया। माध्यम एक जैसा है, तो स्वाभाविक रूप में उसने कितने लॉजिकल, और किसी विचारक को पढ़िए बड़ा लॉजिकल है, क्योंकि पहले उनके उद्देश्य होते हैं, बाकी सब साधन आ जाते हैं। जब अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मानव का स्वभाव झगड़ालू है, तो समाज अशांत होगा या शांत? अशांत होगा, संघर्ष होगा। लेकिन अगर कोई ये कहते मानव का स्वभाव अच्छा है, तो समाज कैसा होगा? शांत होगा। इसलिए आप देखेंगे लॉक ने इस बात को पलट दिया। उसने कहा नहीं, मानव का स्वभाव झगड़ालू नहीं है, क्योंकि उसका पर्पस एकदम अलग था। अगर मानव का स्वभाव झगड़ालू होगा तो उसको नियंत्रित करने के लिए शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, भय का सहारा लेना पड़ेगा। अगर मानव स्वभाव से अच्छा है तो उसको भयभीत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में नियंत्रित होता रहेगा, बल्कि उसे अधिकार और आजादी देने की आवश्यकता ज्यादा होगी। समय ही बदल गया। तो हॉब्स राजा का शिक्षक था और लॉक एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से था जहाँ पे जो उद्योग और शहर के विकास के पश्चात शक्ति सत्ता के केंद्र बने थे। इसलिए आप देखेंगे सामाजिक समझौता जो हॉब्स ने यूज किया, एकदम वही सामाजिक समझौता लॉक ने यूज कर दिया। इसलिए कभी हॉब्स की आलोचना करता नहीं, क्योंकि हॉब्स बहुत बड़ा तार्किकतावादी है, रेशनिस्ट है। तो हॉब्स ने तो लॉक का आधा काम वैसे आसान कर दिया था। हॉब्स ने पहले ही चर्च को नीचे कर दिया था, तो आधा काम उसने कर ही दिया था। तो व्यक्ति को तार्किक बता दिया था, ये भी आधा काम कर दिया। राज्य को दैवी संस्था नहीं माना, ये भी उसने आधा काम कर दिया। यानी आप देखिए लॉक के चिंतन में आधी बात तो हॉब्स की इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। हॉब्स ने भी राज्य को यंत्र माना, तो लॉक ने क्या माना? राज्य को यंत्र। क्योंकि जो समझौते से बनेगा, जो मानव निर्मित होगा, राज्य सरकार अगर मानव निर्मित संस्था है तो यंत्रित होगी। हॉब्स ने सेकुलरिज्म को माना, भौतिकवादी व्यक्ति क्या होगा? ईश्वरात्मा परमात्मा की बात नहीं करता, उसने तार्किकता की बात कह दी। लॉक ने ईश्वर को माना, लेकिन लॉक बड़ा रेशनिस्ट था, बड़ा तार्किकतावादी था। ये तो कुछ विचार उसमें मध्यकाल के बीच बीच में आ जाते थे। फिर आप देखेंगे हॉब्स ने कहा कि राज्य यंत्र है, मशीन है, जो व्यक्ति की
जीवन की रक्षा के लिए आया है, दैवी नहीं है, यही लॉक ने मान लिया। यानी हॉब्स की सारी बातों को तो इनडायरेक्टली लॉक ने मान ही लिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसके शक्तिशाली राज्य की शक्ति को सीमित कर दिया। इतना ही उसका पर्पस था, इतना ही तो उसका पर्पस था। और शक्तिशाली राज्य सीमित होगा तो व्यक्ति को अधिकार और आजादी अपने आप मिल जाएगी। इसके अलावा आप देखिए हॉब्स और लॉक में बहुत बड़े अंतर आपको नहीं दिखेंगे। हमें पता लगे हॉब्स ने कहा फिजिक्स का प्रयोग होगा, ज्यामिति का प्रयोग होगा, लॉक ने इन चीजों को बड़े सामान्य तरीके से बताने का प्रयास किया। तो हॉब्स के सामाजिक समझौते में आप देखेंगे एक तरफ व्यक्ति है, फिर हम हॉब्स कंपेयर करके फिर लॉक पर आए। इसलिए कहा जाता है कि हॉब्स की आलोचना का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन व्यक्तियों ने आपस में सामाजिक समझौता किया। इस सामाजिक समझौते से क्या बना? राज्य, सरकार, और ये भी आपको याद होगा इसी समझौते से क्या बना? समाज। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अलग थलग घूम रहा था, समाज भी नहीं था। और जब ये सामाजिक समझौता हुआ तो व्यक्तियों ने अपने अधिकार सौंप दिए एक राजा को। यहाँ राज्य है, राजा है, एक जैसा है। आपसी सामाजिक समझौते से सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकार किसको सौंप दिए? एक राजा को। बात याद रखने की सभी अधिकार, यानी समझौते के बाद व्यक्ति के पास अधिकार नहीं रहेगा, अधिकार राजा के पास रहेगा। यानी समझौते के पहले शक्ति के अनेक केंद्र थे, समझौते के बाद क्या हो गए? शक्ति के एक केंद्र हो गए। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। समझौते के बाद शक्तिशाली राजा बन गया, और शक्तिशाली राजा इसलिए बना कि मानव स्वभाव को नियंत्रित करना है। तो व्यक्ति ने अपने सारे अधिकार जो भी प्राकृतिक अवस्था में थे सब कुछ सौंप दिया राज्य को। बस एक है जीवन का अधिकार, यानी जीवन की रक्षा। जीवन की रक्षा का मुद्दा ये व्यक्ति ने राज्य को नहीं सौंपा। यानी जीवन पे हमला होगा तो फिर वहां पे व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा, बाकी उसने सारे अधिकार किसको सौंप दिए? राज्य को। अब यहाँ पर यह हॉब्स का विचार बड़ा स्पष्ट है। लेकिन अब आप देखेंगे कि लॉक ने क्या कहा। यानी हॉब्स के हिसाब से समझौता एक है या समझौता दो? एक समझौता है, उसने क्लियर कट कर दिया। अब इसलिए उसने बार बार डराता भी था, एक ही समझौते सब कुछ बना हुआ है, तो समझौता टूटेगा तो राज्य, सरकार, समाज एक ही झटके में समाप्त होगी। तो समझौता टूटने का मतलब है व्यक्ति फिर से प्राकृतिक अवस्था में वापस आ जाएगा। इस वजह से हमेशा हॉब्स लोगों को डराता रहता था कि यहाँ पे ये है अराजकता की स्थिति और ये है शक्तिशाली राज्य। तो कहां व्यक्ति को रहना चाहिए? शक्तिशाली राज्य में। यानी राज्य कमजोर है तो राज्य ही नहीं है, अराजकता है। अगर राज्य शक्तिशाली नहीं है तो अराजकता है, कमजोर है, ऐसा हॉब्स मान के चलता था, ऐसा हॉब्स ने माना। अब जरा देखिए लॉक का चिंतन इसके जस्ट अपोजिट है। जॉन लॉक ने इसके जस्ट अपोजिट चिंतन बताया। लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था, ये लॉक की प्राकृतिक अवस्था है। तो लॉक ने कहा प्राकृतिक अवस्था में राज्य और समाज तो नहीं था, उसने कहा कि सॉरी राज्य सरकार तो नहीं थी, लेकिन लॉक की प्राकृतिक अवस्था में समाज था, प्राकृतिक विधि थी, प्राकृतिक अधिकार थे। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में समाज था, प्राकृतिक विधि थे और प्राकृतिक अधिकार थे। एक खास बात है, यहाँ समाज भी था, प्राकृतिक विधि भी थी, प्राकृतिक अधिकार भी थे। इसका मतलब है कि और मानव का स्वभाव कैसा लॉक ने बताया? झगड़ालू नहीं है, वो अच्छा है, स्वभाव से शांत है। इसलिए मानव का स्वभाव अगर शांत है तो स्वाभाविक रूप में प्राकृतिक अवस्था में आखिर में असुविधा क्या है जिससे हमें बाहर जाना चाहिए? ऑप्शन देखा, लॉजिकल कहा था प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति की जान पर खतरा है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति चूंकि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? झगड़ालू, लड़ाकू। देखिए उसने अब यहाँ पे कोई गिर गया, दूसरे किसी दोस्त ने तुरंत उठाने का प्रयास किया, तो ये हॉब्स का स्वभाव दिखाता है लॉक का, लोगों ने उसकी मदद की। ये लॉक का स्वभाव दिखाता है। इसीलिए अब सवाल है कि हॉब्स ने कहा था व्यक्ति झगड़ालू है, आपस में लड़ रहा है, अराजकता है। इस भयंकर कंडीशन में एक ही उपाय है, या तो शक्तिशाली राज्य बने या सब मरे। लॉक ने कहा नहीं, व्यक्ति स्वभाव से अच्छा है, व्यक्ति स्वभाव से सहयोग करने वाला है, वो स्वभाव से अच्छा है। इसीलिए प्राकृतिक अवस्था में समाज भी है, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि भी है, प्राकृतिक अधिकार भी है, समाज शांति भी है। जब इतनी सारी सुविधाएं हैं, इसको छोड़ के जाने की जरूरत क्या है? यानी हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़ने का कारण बनता है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसे? स्विट्जरलैंड,
में शांत है, लड़ाई झगड़ा है नहीं, अधिकार भी है और विधि भी है, प्राकृतिक अवस्था से बाहर क्यों निकले? इसलिए आप देखेंगे कि हॉब्स के चिंतन में बड़ी लॉजिकल कंसिस्टेंसी है। हॉब्स जो भी बात एक बार पकड़ता है उसको फिर बदलता नहीं है, क्योंकि फिजिक्स और ज्यामिति की बात एक, इसलिए कहा भी जाता है उसके विचार में एक लाइन दूसरे को जोड़ती रहती है। एक बार जो उसने कह दिया उसी बात को आगे बढ़ाएगा तो सीरीज से वो फिर आगे बात अपनी बढ़ाता चला जाता है। लॉक के लिए ऐसा नहीं है। लॉक के विचारों में बड़े उलझाव दिखते हैं, विचारों में उलझाव है, परिणाम में नहीं। हॉब्स के विचारों में सटीकता है, परिणाम गंभीर है। राजा का शासन समर्थन कर रहा है वो भी आधुनिक दौर में, और सबसे बड़ी बात है राजा का समर्थन कर दिया, जो माध्यम अपना रहा है समझौता सहमति के सिद्धांत से राजा का समर्थन। ऐसा कोई कैसे कर सकता है, लेकिन हॉब्स ने ऐसा कर दिया। क्योंकि अगर राजा का समर्थन करना है और ईश्वर के सिद्धांत को आप मानते नहीं तो बाकी कोई सिद्धांत तो लाना पड़ेगा। तो पहले तो राजा के समर्थन के ईश्वर का सिद्धांत था, बड़ी आसान सी बात थी। राजा के समर्थन को अगर आप मानते हैं तो कोई न कोई तरीका तो आपको बताना पड़ेगा। यानी हॉब्स का तरीका कुछ ऐसा था कि लोग निर्वाचन के द्वारा राजा का चयन करें। समझौता क्या है? निर्वाचन ही तो है। तो हमारी सरकारों के बीच में समझौता हुआ 5 साल के लिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। अब सवाल यह है उठा के लॉक में फिर समझौते की आवश्यकता क्यों होगी? इसलिए लॉक का विचार एक ऐसा विचार है जैसे कैसी मूवी आप देखिए जिसमें हीरो हीरोइन इंटरवल के पहले ही मिल गए, 10 साल का फिल्म खत्म, तो हीरो हीरोइन की मुलाकात हो गई तो उसके बाद फिल्म कहां बढ़ेगी? लेकिन अब उसके बाद फिल्म बढ़ेगी क्योंकि हीरो दुर्घटनाग्रस्त, उसकी याददाश्त गायब। अब याददाश्त आने में अगला घंटा, अगला हाफ टाइम लग जाएगा। यही विचारकों के साथ होता है। विचारक सारे फिलोसफर हैं, पूरे कवि ही हैं, ये ऐसे इमेजिनेशन कर रखे हैं। वही बात बताने के लिए तब इन्होंने क्या कहा कि देखिए भाई ये बात तो ठीक है लेकिन एक समस्या थी। तो लॉक ने बड़े माइल्ड शब्द का प्रयोग किया है और उसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था थी, संकट की अवस्था थी। इसने कहा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी, इनकन्वीनियंसेस थे। क्यों? क्योंकि आप याद रखिए प्राकृतिक विधि थी लेकिन प्राकृतिक विधि लिखी पढ़ी विधि तो थी नहीं। प्राकृतिक विधि का मतलब ईश्वरीय विधि, और लॉक मानता था। इसलिए हमने कहा हॉब्स प्राकृतिक विधि का मतलब नहीं मानता था। वो कहने का प्राकृतिक विधि शब्द का उसने प्रयोग तो किया लेकिन उस अर्थ में प्राकृतिक विधि वही नहीं है। लॉक ने प्राकृतिक विधि माना तो ईश्वर की विधि तो सबको पता है। ईश्वर की विधि सबको पता है कि सब ईश्वर की संतान है, सत्य बोलना चाहिए, दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए। लेकिन व्यवहार में पता चला कि एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा ही ईश्वर ने हमें आदेश दिया है कि सामने वाली संपत्ति तुम्हारी है। दूसरे ने कहा नहीं, ईश्वर ने हमें ऐसा कहा है कि जहां जहां तुम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हो सब संपत्ति हमारी है। अब बताइए, जब ईश्वर ने ही आदेश दिया है, ईश्वर के आदेश की व्याख्या अलग अलग हो सकती है कि नहीं? हमारे यहाँ अनेक लोग यही दावा करते हैं कि ईश्वर ने किसी कुछ और आदेश दिया है, किसी को और आदेश दिया है। अच्छा, जितने साधु महात्मा हैं यही सब दावे करते हैं और सब एक ही दावा करते हैं कि ईश्वर से उनका वोडाफोन का कोई न कोई कनेक्शन है और कनेक्शन है, ईश्वर से संदेश देते हैं और लोगों को दे देते हैं। लेकिन कई बार हमें यकीन नहीं होता। यही समस्या लॉक में होने लगी क्योंकि असुविधाएं ये हुई कि प्राकृतिक विधि को लेकर, व्याख्या को लेकर, क्योंकि असुविधा थी कि भाई प्राकृतिक विधि तो थी, लिखी हुई विधि थोड़ी थी। अब प्राकृतिक विधि होना और लिखा हुआ विधि होना, दोनों बातों फर्क है। लिख तो लिया जाए, अब आप कह रहे हैं कि हम ये संपत्ति उनकी है, वो संपत्ति उनकी, हमारे अधिकार से है, उनके अधिकार से है। इसे लॉक ने कहा सुविधा कुल मिलाकर क्या थी कि पहला लिखित विधि का अभाव था। यानी प्राकृतिक विधि तो थी, प्राकृतिक अवस्था की सुविधाएं क्या थी? विधि का अभाव था। और सवाल है, जब लॉ नहीं था, याद रखिए समाज था, लॉ नहीं था, ईश्वरी विधि थी, लिखा हुआ कोडिफाइड लॉ नहीं था। और आप याद रखिए कोडिफाइड लॉ नहीं होता फिर तो उसकी अलग अलग व्याख्या संभव है। वैसे तो कोडिफाइड लॉ की भी अलग अलग व्याख्या हो जाती है, लेकिन विधि लिखी हुई नहीं थी। और विधि ही नहीं था बल्कि इस विधि को प्रशासन करने की, इस विधि को प्रशासित करने की संस्था भी नहीं थी। इस विधि को प्रशासित करने की संस्था का अभाव था। और दूसरा, न केवल इस विधि को प्रशासित करने की संस्था का अभाव था बल्कि अगर कोई झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, इस विधि के मामले में कोई झगड़ा हो जाए, कोई संघर्ष हो जाए, कोई विवाद हो जाए, इस विवाद के निस्तारण की संस्था भी नहीं थी। मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा हो जाए, एक दूसरे पर अटैक कर दिया, तो इसका मतलब है विवाद निवारण की संस्था भी नहीं थी। विवाद निवारण की संस्था का अभाव था। यानी कुल मिलाकर समस्या क्या थी? 3 चीज नहीं थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी क्या नहीं था? सरकार। क्या नहीं था? सरकार। यही सुविधा थी। सरकार नहीं थी तो अराजकता ही थी। समाज पर क्या करेगा? सरकार नहीं थी। और कई बार लॉ के शब्दों में थोड़ा अटपटापन इसलिए आपको लगेगा, कहीं आप पढ़िएगा तो उसने 2 शब्द का प्रयोग किया है। उसने जब सरकार शब्द का प्रयोग किया है, सरकार को नागरिक समाज के पर्याय के रूप में प्रयोग किया है। ये बात ध्यान रखने की है। कई बार वो सरकार के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का भी प्रयोग करते हैं और उसने भी बार-बार कहा कॉमनवेल्थ। अभी कॉमनवेल्थ है, उन लोगों ने सरकार के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। और लॉक ने तो सरकार के लिए नागरिक की बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में समाज था, नागरिक समाज नहीं था। आज मैं फिर आपको याद दिला दूं,
आज की दुनिया में राज्य और नागरिक समाज के बीच में क्लियर कट डिफरेंस माना जाता है। नागरिक समाज अलग है, राज्य सरकार अलग है। नागरिक समाज और राज्य एक जैसा हो ही नहीं सकता, लोक ने ऐसा माना है। और ये पश्चिमी चिंतन की दुविधा है। आपको मैं बता दूं, हीगल से पहले, पश्चिमी विचारक में हीगल से पहले राज्य और नागरिक समाज के बीच ये डिफरेंस कोई कर ही नहीं पाया। लोग नागरिक समाज और राज्य को एक दूसरे के पर्याय के रूप में यूज करने लगे। लॉक में भी ऐसा है, इस अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए कि प्राकृतिक अवस्था में समाज था लेकिन नागरिक समाज नहीं था, ये बात सही होगी, क्योंकि नागरिक समाज का मतलब क्या है? राज्य। बात हमेशा रखिए, कॉमनवेल्थ कहिए, नागरिक समाज कहिए, राज्य कहिए, आशेक था। तो प्राकृतिक अवस्था में क्या नहीं थी? सरकार। अब सवाल ये है, तो सरकार बनाने के लिए समझौता हो रहा है, समझौता सरकार बनाने के लिए हो रहा है, तो समझौता सरकार बनाने के लिए हो रहा है तो व्यक्ति अपने अधिकार सरकार को सौंप दिया नहीं। यहां तो सबको सौंप दिया, यहां तो सबको सौंप दिया, यहां व्यक्ति अपने अधिकार सौंपे कि न सौंपे पहला। यानी समझौते में व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकार भी राज्य को दे दे कि अपने पास रखे। सबको याद लगे, समझौते में सरकार बनाने की बात है, लॉ बनाइए, प्राकृतिक अधिकार व्यक्तियों ने बिल्कुल नहीं दिए, तो कोई जन्मजात अधिकार है वो। सरकार को प्राकृतिक अधिकार दिया नहीं गया, सरकार इसलिए आई कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखिए, आज हमने अपने अधिकार सरकार को दे दिए हैं क्या? भाई वर्तमान सरकार किसी की भी सरकार हो, तो वर्तमान सरकार को हमने अधिकार दे दिए हैं? अधिकार थोड़ी दिया है। वर्तमान सरकार को हमने क्या कहा है कि प्रशासन के लिए 5 साल काम करिए, जनता की इच्छाओं को पूरा करिए, अधिकार की रक्षा करिए, अधिकार का हनन करिए। हमने भी समझौता किया है। अरे संविधान सभा में समझौता ही था। अरे किसी चीज का एक लूज अर्थ होता है, कहीं भी आप लूज कर सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार तो बहुत जगह आता है। संविधान निर्माता है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो कर रहे थे, और कॉन्ट्रैक्ट किससे किया? सरकार के साथ, तो सरकार बनाएंगे। हम लोगों ने कहा कि भाई हम अपनी शक्तियां 5 साल के लिए सरकार को देंगे, और हमें लगा कि 5 साल में अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाई तो उसे हम शक्तियां वापस ले लेंगे, उसे अपनी शक्तियां वापस ले लेंगे। यही समझौता था। इसे प्राकृतिक अधिकार लोगों ने बिल्कुल नहीं दिया। और दूसरी बात जो लॉक ने होशियारी कर दी, लॉक ने कई बार ये कहा ही नहीं समझौता एक हुआ है, समझौता दो, और उसमें क्लियर कट मामला था, समझौता एक हुआ। अब अलग अलग विचारकों की राय अलग अलग हो जाती है इस बारे में कि लॉक का समझौता कितना था। लॉक ने कहा ही नहीं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या कर ली, लेकिन हकीकत की बात यह है कि लॉक का समझौता एक नहीं हुआ। ज्यादातर विद्वान मानते समझौता 2 हुआ, और 2 समझौते का उसका बड़ा पर्पस था। पहले समझौते से क्या बना? राज्य या नागरिक समाज, राज्य कह लीजिए, कॉमनवेल्थ कह लीजिए। दूसरे समझौते से क्या बनी? सरकार। राज्य कहिए, कॉमनवेल्थ कहिए, या सरकार कहिए, ये कॉमनवेल्थ कहिए या नागरिक समाज कहिए, अच्छा एक। असुविधा को हटाई दे। असुविधा थी, सरकार नहीं थी, तो समझौता 2 हुआ है। ज्यादातर विद्वानों ने समझा, और किसी का समझौता 2 हुआ, किसी का समझौते का 2 स्टेज था, अलग अलग उसकी व्याख्या अलग लगाई। लेकिन समझौते 2 स्टेज के समझौते का उसका बड़ा लॉजिकल कारण था। ऐसा इसलिए, अगर कभी क्रांति होगी तो राज्य के खिलाफ या सरकार के खिलाफ? सरकार। अच्छा, हर 5 साल के बाद हम सरकार बदलते हैं राज्य। तो लोग ने कहा कि जब हमें पता चलेगा कि सरकार ने व्यक्तियों के इच्छा को पूरा नहीं किया, अधिकारों की रक्षा नहीं की, 5 साल के बाद हम सरकार को बदल देंगे। इसलिए क्रांति से अराजकता नहीं आएगी। अगर एक समझौता करता क्या होता? और ये समझौता करता क्या होता? अगर क्रांति हट जाती तो अगर वो राज्य सरकार में अंतर न करता, उसने बात ध्यान रखने की, समाज और राज्य में अंतर नहीं किया, राज्य सरकार में अंतर किया, ऑप्शन किसी में नहीं किया था। ऑप्शन तो सरकार के कोई अंग माने, राज्य सरकार में अंतर किया, उसने एक ही समझौता सब बनेगा, एक ही समझौता से भरभरा कर सब गिरेगा। आज भी तो लॉक का विचार होता है, तो ये बताइए हमने मोदी के साथ समझौता कर रखा 5 साल का कि भाई आप शासन करिए, 5 साल बाद हम चेंज कर देंगे। तो अभी नागालैंड, मेघालय वगैरह में चुनाव हो रहा है तो अराजकता पैदा हो रही है क्या? यही तो डेमोक्रेसी फिलॉसफी है जो लोग ने कर दिया। तो बड़ी होशियारी से उसने, तो लोगों ने कहा वो 2 स्टेज के समझौते की बात करता है। ये तो विवादास्पद मामलों पर वो क्लियर बोलने को तैयार नहीं था। बड़े सारे मामले से डिस्प्यूटेड चीज से बच के निकल लिया। आज लोग माथापच्ची करें, जबकि अपने पर्पज में सॉल्व हो गया, अपने पर्पज में सफल हो गया। क्योंकि अपने पर्पज क्या था कि संविधानवाद की रक्षा करना, पर्पज में सफल हो गया। ये 2 से समझौते हैं। अब इसी 2 समझौते से प्राकृतिक अधिकार का विचार लिख दीजिए। तो सामाजिक समझौता माध्यम है या साध्य है? अच्छा है, साधन है। इसे अब अपने एग्जाम का ट्रेंड देखिए, बार बार मैंने कहा एग्जाम के पेपर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। एग्जामिनर कभी ये नहीं पूछ रहा है कि सामाजिक समझौता बताइए, ये सब पूछता ही नहीं। बीए में पूछ सकता है, तो बीए वगैरह पढ़ा हुआ हो सकता है वहां एग्जामिनर पूछ ले सामाजिक समझौता क्या है। यहाँ तो सीधा उसका तर्क पूछता है, क्या हुआ, अधिकार क्या हुआ, मामला और क्या है, प्राकृतिक अधिकार की बात है। तो सामाजिक समझौते से व्यक्ति करना क्या चाहता था? प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा। क्योंकि सरकार नहीं होगी, सबसे बड़ा खतरा कहा है, जीवन पर खतरा आएगा। सरकार नहीं होगी, अच्छा जीवन पर खतरा कम आएगा तो आदमी झगड़ालू तो है नहीं। बात ध्यान रखने की, लॉक का व्यक्ति झगड़ालू नहीं है। जब झगड़ालू नहीं तो मारपीट तो होगा नहीं। फिर भी मारपीट नहीं होकर के संपत्ति के लिए तो समस्या हो सकती है। क्योंकि उसने कहा कि व्यक्ति झगड़ालू नहीं है, लेकिन व्यक्ति तार्किक है, रेशनल है और अपने लाभ की चिंता रखता है।
आप झगड़ालू नहीं है, लेकिन एग्जाम पास करना चाहते कि नहीं? भाई आप कहाँ तो से झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन रोज ही सोच रहे हैं कैसे एग्जाम पास करें, एग्जाम पास करें। अच्छा खुद आइसक्रीम खाते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? आप झगड़ालू तो नहीं, लेकिन अपने सुख की चिंता तब करते हैं। एसी कम हो जाए तो बेचैनी होने लगती है, ज्यादा हो जाए तो बेचैनी होने लगती है। यही तो मानव का मूल स्वभाव है। इसीलिए लॉक ने कहा मानव का स्वभाव ऐसा है। बात वहीं पहुंच गई। यानी कुल मिला के लॉक ने आज के लोकतांत्रिक शासन की नींव रख दी। ये देखो लोकतंत्रवादी ज्यादा है, पूंजीवादी ज्यादा है, इस बारे में फिर विवाद बना रहता है। लोग कहते हैं याद रखिए संविधानवादी ज्यादा है, लोकतांत्रिक नहीं। दोनों बातों में फर्क है। अच्छा कोई उदारवादी हो और कोई लोकतांत्रिक हो, दोनों के मतलब एक ही हैं, अलग अलग है। कोई उदारवादी हो कोई लोकतांत्रिक हो, दोनों के मतलब एक ही हैं, अलग अलग हैं। और आपको बताएंगे कहानी पॉलिटिकल थियरी में पढ़ते हैं। अच्छा जिन लोगों ने पॉलिटिकल थियरी पढ़ रखी होगी उनको ऐसा लगता है यार सब रिपीटिशन हो रहा है यार, तो भाई यही थिंकर है ये थियरी। बस आपको यह दिला दें उदारवाद और लोकतंत्र ये दोनों अलग अलग भाई थे, लेकिन कुंभ मेला देखने गए थे और उदारवाद और लोकतंत्र ऐसा दोनों साथ बोली है तो उन्होंने कहा कि न बिछड़ने का कसम खा ली। आधुनिक युग में इतिहास का एक उदारवाद पहले आया, लोकतंत्रवाद में आया। इसे लॉक उदारवादी ज्यादा है, लोकतंत्रवादी कम है। उदारवादी ज्यादा है, उदारवादी क्यों है इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो हेडिंग आप चेंज कर लीजिए। क्या करें, ऊपर कर दें। लॉक में समाज था, लॉक में समाज था। यही बात तो भी नहीं बता पाया। अच्छा दूसरी बात है, आपने कहा राज्य सरकार एक ही चीज है, नहीं। देखिए बता दें राज्य सरकार में सैद्धांतिक अंतर किया जाता है। क्या बना होगा? सवाल ये है हम अपने हिसाब से देखेंगे लॉक के हिसाब से। मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त तुम सब ठीक हो, तुम्हारी सारी बात सही है, लेकिन मैं तुम्हारी बात मानूं, इनकी बात मानूं, अपनी बात मानूं या लॉक की बात बताऊं, यही थोड़ा मैं अंतर रखना है। और आपको मैं याद दिला दूं कठिनाई ये है। अब आपके मन में कहां कठिनाई आ रही होगी उसका कारण मैं बता दूं। अच्छा हाउस में कठिनाई आपको नहीं लगी होगी, नहीं लगी। लॉक में कठिनाई ये है कि गौर भी विचार था रिचर्ड होकर, और रिचर्ड होकर ऐसी बातें करता था। लॉक के चिंतन में कई बार कम्युनिटी शब्द आ जाता है। अगर हम बात विवाद को और आगे बढ़ाते जबकि इसकी आवश्यकता है नहीं यहाँ पे। अच्छा कई बार तो हमें देखो हम लोग विश्वविद्यालय वगैरह में क्या पढ़ते हैं, बड़ी पढ़ाई इधर उधर की पढ़ी हुई वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं होता, तो विवाद को हम छोड़ के निकल जाते हैं कि हमारा पर्पज आप जानते हैं हमारा पर्पज प्रोफेशनल होता है कि कितना काम का चीज आपको बता दें। मामला लॉक में गड़बड़ाता है, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आप में इसलिए हो और होना भी चाहिए। सवाल ये है कि भाई जब समाज होना तो उसने कई बार कम्युनिटी शब्द का प्रयोग कर दिया है। सोसाइटी और कम्युनिटी में अंतर होता है। गांव में कम्युनिटी है, कम्युनिटी शब्द का प्रयोग तो मध्यकाल में होता था, उसने बार बार कम्युनिटी शब्द का प्रयोग कर दिया क्योंकि रिचर्ड होकर से बहुत प्रभावित था, इसलिए वो धर्म को ही मानता था, ईश्वर को मानता था। रिचर्ड होकर ने किताब लिखी थी क्लिस्टिकल पॉलिटी, पहली बात। दूसरा अब सवाल है जब कम्युनिटी शब्द का प्रयोग करेंगे आप तो व्यक्तिवादी कैसे होंगे? समाज देखो दोस्त समाज और कम्युनिटी में फर्क होता है। सोसाइटी कम्युनिटी अलग है। सोसाइटी क्या मतलब है, व्यक्तियों का भी अपना इंटरेस्ट है, सोसाइटी बना लेंगे, हाउसिंग सोसाइटी। लेकिन हाउसिंग कम्युनिटी नहीं होती। कम्युनिटी का मतलब जहां लोग अंतर्निर्भर हैं, जहां समाज का मतलब फैमिली कम्युनिटी है, फैमिली सोसाइटी नहीं है, क्योंकि वहां अंतर्निर्भरता है, वहां एक दूसरे को जानते हैं, संबंध प्रेम पर है। और जहां कम्युनिटी होगी वहां व्यक्ति का महत्व नीचे जाएगा। तो यार ये बताओ एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को पहले रख रहा है वो व्यक्ति के अधिकार को पहले कैसे रखेगा? बुझाव पैदा हो गया। एक ऐसा व्यक्ति भाई जो कम्युनिटी पहले, अब सिंपल सी बात है दोस्तों, वो कह रहा है बापू सेहत के लिए हानिकारक है, कही दिया उसने। जब आप कम्युनिटी शब्द का प्रयोग बार बार करोगे फैमिली का महत्व बढ़ जाएगा। फैमिली का महत्व बढ़ जाएगा तो आप रूसो प्लेटो के नजदीक पहुंचोगे, व्यक्तिवादी रहोगे। बात ध्यान में रखने की है। इसलिए उदारवादी व्यक्तिवादी है, परिवार से चिढ़ते हैं, धर्म से चिढ़ते हैं, राज्य से भी चिढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं राज्य का विकल्प हो नहीं पा रहा है क्योंकि व्यवस्था में बनानी पड़ेगी। चिढ़ते इसलिए हैं कि ये हमेशा व्यक्ति को दबाते हैं, दबाते रहे हैं, आज भी दबाते हैं, आगे भी। इसलिए याद रखो कि यूरोप और अमेरिका में फैमिली जैसी संस्था नहीं है। अब हमारे यहां भी आ रहा है नया विचार, लिविंग इन रिलेशन।
ये उदारवादी विचार है भाई। हम विवाह का मतलब क्या होता है, देश है वीर जवानों का, ये क्यों लफड़ा पैदा करें भाई? दो लोग एग्री हैं, साथ रह रहे हैं, कोई मोहल्ले को बताने की जरूरत क्या है? किसी को नहीं पता, दो लोग एग्री हैं, साथ रह रहे हैं, और जब डिसएग्रीमेंट हुआ साथ अलग हो जाएंगे। अच्छा, इंडिया में टेम्परामेंट अलग है, रह तो लेते हैं, जैसे रहो पुरानी रह लिए तो अलग कैसे हो, अलग हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट इसी बात करता है ना। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, अभी प्रॉब्लम आती है। इंडिया ट्रांजिशन फेज में है, और आप देख के हैरान हो जाएंगे, जेलों में 90% विवाद तो पति पत्नियों के हैं, लड़के लड़कियों के। आज की आधी युवा तुम्हारी जेल में बंद है, जो देश के लिए बड़ा खतरनाक संकेत है। ये अपने आप में बड़ा खतरनाक संकेत है, युवा पीढ़ी जेल में बंद हो, ये कारण है। तो टेम्परामेंट तो हमारा शुद्ध देसी है, थोड़ा थोड़ा मॉडर्न विचार अपना लेते हैं, उसके बाद फिर लफड़ा पैदा करते हैं, रायता उसके बाद फिर पैदा होता है। मिले तो बड़ी मॉडर्न अमेरिकन, हेलो हाय आ जाओ सर, लगाना शुरू किया। उसके बाद 2 साल बाद असली रंग आना शुरू हो जाता है अपना, पहले तो उन्होंने पेंट ऑन कर रखा है, मॉडर्न बन गए, यूरोपीय है तो हम देसी। उसके बाद 2 साल बाद मैं लड़कियों की बात भी कर रहा हूँ, लड़कों की बात भी कर रहा हूँ, उसमें किसी एक पक्ष नहीं है। उसके बाद हमारा अपना शुद्ध भारतीय रंग आना शुरू हो जाता है। इसे आपको अजीब सी बात नहीं लगती? अरे लिविंग इन पार्टनरशिप में उनकी हत्या हो रही है, उनकी हत्या हो रही है। अब लड़कियां इसमें ज्यादा पिट जाती हैं क्योंकि ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। हाँ, उस लड़कियां तो पीड़ित ही है, लड़कियां इमोशनल है वो, लेकिन हर जगह दिक्कत है भाई, हर जगह तो लड़कियां झेलती हैं, समाज से भी झेले, वहां से भी झेले। और इसे देखिए ज्यादातर मामलों में तो हत्या लड़कियों की हो जाती है, लड़के तुरंत सम्राट फिल्म बन जाते हैं। यानी प्रेमी से पहले सांता प्लेसेंटा बन गया है, उसके बाद क्या बन गया है? अभी तो हरियाणा का मामला है, हरियाणा में किसी राज्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर जगह ट्रेंड है जो बड़ा खतरनाक है, जो बड़ा खतरनाक है। इससे अच्छा अपना देसी सिस्टम तैयार रहते थे साथ में, मार मार के फ्रिजों बंद करने का विचार, अलग अलग आइडिया, मार मॉडर्न आदमी यार कैसे कैसे विचार ला रहा है। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, आपकी बात यही थी। बात ये लॉ में स्वयं का उलझाव है पहला। दूसरी बात, जहां आपने पूछी कि उसने सरकार और राज्य में अंतर कैसे किया, तो ये बात मैं दोस्त फिर आपको बता दूं, पॉलिटिकल थ्योरी में जब राज्य सरकार में अंतर करते हैं, राज्य सरकार में अंतर किया जाता है, सरकार का मतलब उसके 4 अंग है, बस मानो राज्य। और अब बस समस्या क्या आती है, राज्य आप देख नहीं सकते। जब राज्य की बात करोगे तो संविधान में, हमारे संविधान में राज्य का मतलब क्या है? कार्यपालिका। राज्य का मतलब क्या है? विधायिका। राज्य का मतलब नगरपालिका। राज्य ही सरकार का मूर्त रूप है, फिर भी राज्य की प्राण संप्रभुता है, राज्य का विचार सैद्धांतिक है, इसलिए राज्य सरकार में लोग अंतर करते हैं। व्यवहार में ऐसा अंतर नहीं दिखता, क्योंकि राज्य तो हम देखते नहीं, राज्य तो हम देखते नहीं, सरकारें तो हम देखते हैं। सरकार हम देखते हैं, राज्य दिखता है, राज्य का विचार है, सिद्धांत है, तो दिखता नहीं। जैसा है, आगे बढ़े। तो आपकी दुविधा लॉ की भी दुविधा है, और यही उसकी आलोचना, सेबाई ने इसी बात की उसकी आलोचना की है। अ थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस, विरोधाभासों का विचारक। क्या लिखा? क्या लिखा? लिखी व्यक्तिवादी। इसी पर कम कर दे, इसी कम करवा दे। अरे नहीं नहीं, कंफ्यूज क्यों कर रही हो? समझौते से परिवार कैसे आएगा? कहां व्यक्ति पहले कैसे आ रहा है? अच्छा, प्राकृतिक अवस्था में क्या है? समाज था, लेकिन समझौता व्यक्तियों के बीच ही है, इसमें कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है। लॉक ने कहा प्राकृतिक अवस्था में समाज था, लेकिन समझौता समाज के बीच नहीं है, परिवार के बीच नहीं है, समाज के बीच में समझौता व्यक्ति के बीच में है। व्यक्ति के बीच समझौता हो तो क्या बनेगा? राज्य सरकार। क्या लिखा? व्यक्तिवादी है डैश उदारवादी, व्यक्तिवादी उदारवादी डैश हमने कहा, व्यक्तिवादी उदारवादी। व्यक्तिवादी उदारवादी पहला। लॉक ने व्यक्तिवादी उदारवादी, लॉक ने हॉब्स के सामाजिक समझौते, हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए
लॉक ने हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सीमित संवैधानिक शासन का समर्थन किया। सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सीमित संवैधानिक शासन का समर्थन किया। सीमित संवैधानिक शासन का समर्थन किया और वह पहला पश्चिमी विचारक है जिसने राज्य को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। प्राकृतिक अधिकार को वह पहला पश्चिमी विचारक है जिसने प्राकृतिक अधिकार को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। पहला पश्चिमी विचारक जिसने प्राकृतिक अधिकार को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। प्राकृतिक अधिकार को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। अभी अपने प्राकृतिक अधिकार का विचार कौन लेकर आ रहा है? लॉक। अधिकार आप समझ सकते हैं। अधिकार का मतलब दावा, अधिकार का मतलब इससे लॉक का रिलेवेंस कितना है? सीमित संवैधानिक शासन पहला, प्राकृतिक अधिकार दूसरा, और इसी का नाम तो पूरी दुनिया में फंडामेंटल राइट्स है। मानव अधिकार पूरी दुनिया में जो हावी है वो किसका विचार है? लॉक का ही तो है। क्या लिखा आपने? प्राकृतिक अधिकारों को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया और उसने कहा कि व्यक्ति को जन्मजात जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। व्यक्ति को जन्मजात जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। इसी को दोहराते हुए अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन ने कहा, कि व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्नता का अधिकार है। व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्नता प्राप्त करने का अधिकार है। व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्नता प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। एक ही शब्द को चेंज किया। आगे लिख लीजिए। लॉक ने जीवन के अधिकार का अभिप्राय व्यक्ति के शारीरिक अंग से लेकर व्यक्ति की सभी प्रकार की प्रतिभाओं और क्षमताओं को शामिल किया। उसके जीवन का अधिकार का अभिप्राय व्यक्ति के शारीरिक अंग से लेकर उसने सभी प्रकार की प्रतिभाओं और क्षमताओं को शामिल किया। और व्यक्तिवादी होने के नाते वो यह मानता है कि व्यक्ति के शरीर, प्रतिभा और क्षमता पर व्यक्ति का ही नियंत्रण है। व्यक्तिवादी होने के नाते वो मानता है कि व्यक्ति के शरीर, प्रतिभा और क्षमता पर व्यक्ति का ही नियंत्रण है। व्यक्ति के शरीर, प्रतिभा और क्षमता पर
व्यक्ति का ही नियंत्रण है। उसने मूल्य के श्रम सिद्धांत का आधार रखते हुए कहा, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। उसने मूल्य के श्रम सिद्धांत का आधार रखते हुए कहा, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। मूल्य के श्रम सिद्धांत का आधार रखते हुए कहा कि व्यक्ति जिस भी प्राकृतिक वस्तु में अपनी प्रतिभा और क्षमता मिला देता है, वह उस व्यक्ति की हो जाती है। जिस प्राकृतिक वस्तु में अपनी प्रतिभा और क्षमता मिला देता है वो व्यक्ति की हो जाती है। अतः संपत्ति का अधिकार जीवन के अधिकार का विस्तार है। संपत्ति का अधिकार जीवन का अधिकार का विस्तार है। संपत्ति का अधिकार जीवन के अधिकार का विस्तार है, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता है। संपत्ति का अधिकार जीवन के अधिकार का विस्तार है, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता है। सबसे बड़ी संपत्ति व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता है। सबसे बड़ी संपत्ति व्यक्ति प्रतिभा और क्षमता है। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के अंतर्गत उसने धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। स्वतंत्रता के अंतर्गत उसने धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया और उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था निर्धारित करने का भी अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था निर्धारित करने का भी अधिकार है। आस्था निर्धारित करने का भी अधिकार है। और संपत्ति के बिना स्वतंत्रता का विचार निरर्थक हो जाएगा। संपत्ति के बिना स्वतंत्रता का विचार निरर्थक हो जाएगा। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लॉक ने कह दी। आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी, हमारे पॉलिटिकल थियरी में राइट टू प्रॉपर्टी का डिबेट हमेशा होता है। इस बात को लेकर संविधान निर्माता भी आपस में बहस कर रहे थे। एक खास बात देखेंगे, प्रॉपर्टी के तरीके बदल गए। पहले क्या था? पहले सामंतवादी संपत्ति, पहले जमीन बहुत बड़ी संपत्ति थी। इसका मतलब अच्छा, जमीन का एक व्यक्ति है, जमींदार है, उससे उत्तराधिकारी जमींदार आ गए। जमींदार ने अपनी संपत्ति को अगले जमींदार को ट्रांसफर कर दी, अगले व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी। इसे खास तौर पे आप देखेंगे, जब एक तो भूमि संपत्ति के माध्यम के रूप में, अब दूसरा संपत्ति के माध्यम के रूप में क्या उभरा? कैपिटल। यानी एक है संपत्ति अक्षय कुमार की, एक है संपत्ति जमींदार की। अक्षय कुमार और जमींदार की संपत्ति में क्या फर्क है? भाई आमिर खान को पठान से कितने रुपए मिले? अच्छा, शाहरुख खान को कितने रुपए मिले? 1000 करोड़ रुपए मिले। ये बताइए, शाहरुख खान के पास कोई जमीन है? कहीं खेती बाड़ी करते हैं? तो सवाल है, शाहरुख खान को 1000 करोड़ रुपए मिला, वो क्यों मिला? इसे आप याद रखिए। यहां से यानी कहा जाता है किस तरीके से लॉक ने राइट टू प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर दिया। यानी ये बात लेबर थियरी वैल्यू का मतलब है, आप याद रखिए, जितने भी व्यक्तिवादी होते हैं और जितने भी अब ये उसके ऊपर विचार उठना, कुछ लोगों का पूंजीवादी, बुर्जुआवादी, अभी बात जो मार्क्सवादी किस्म के लोग होंगे, समाजवादी, वो चलने टेकाएगा। कोई देखो
हमारी प्रतिभा पर केवल मेरा नियंत्रण है। ले देखो, आप अगर अधिकारी बन गए तो दोस्तों मेरा भी कुछ योगदान है, परिवार का भी तो है। विश्वविद्यालय अभी तो असर करिए, बाद में भले मत मानिएगा। तो सवाल है, जब भी आप ये बताइए, सचिन तेंदुलकर, अरे कमाल की बात है यार, शाहरुख खान कुछ कमा रहे हैं तो परिवार का कोई योगदान रहेगा। जहाँ पढ़े लिखे वहां कुछ योगदान होगा, जहाँ पे एक्टिंग किए, अरे समाज से संपत्ति बनती है, व्यक्ति की प्रतिभा से। अब यहीं पटकरा हुआ गया। लेकिन उदारवादी व्यक्तिवादी क्या कहता है ना, मैं, मेरी मर्जी, जितनी संपत्ति है। इस अमिताभ बच्चन का बड़ा फेमस डायलॉग है, मेरे पास बैंक है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? माँ की कोई वैल्यू तो है नहीं। कमाल की, माँ की मॉनेटरी वैल्यू क्या है? अरे माँ पैसा दे रही तो ठीक है, जब माँ पैसा नहीं दे पा रही है तो ये पूंजीवादी सोच कहती है। आप याद रखिए, यही तो व्यक्तिवाद है, यही तो उदारवाद है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? हमारे आंख, हमारे पांव, हमारे आंख, हमारे कान। इसी पूंजीवादी सोच क्या कहती है? पहला, ये मत कहो गरीब हो, कभी ये कोई ना कहे कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसका मतलब है अगर जो पीछे है आलसी है, ये मत कहो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, ये मत कहो गरीब हो। और ये बताओ, यहाँ बैठे किसकी दो आंखें नहीं है? आसपास देख लो, कुछ लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि सही में है कि नहीं है। कमाल की बात है। अगर सोच के सभी की वही दो आंखें, सभी के दो हाथ, सभी के वही शरीर, सभी का वही मन मस्तिष्क। अब कमाल की बात है, हॉस्टल जाके बीन बजा रहे थे पढ़ना वहां पे, अब जो हॉस्टल जाके बीन बजाएगा, लव स्टोरी करेगा, तो बाद में सफल होगा नहीं सफल होगा? अब दोस्तों याद रखिए, इस जवानी के समय में आपने सुबह सुबह आते हैं, खूब बैठे रहते हैं, मन से मेरी बहन गिर गई आज। सोचिए, इतना डिस्परेट क्लास करने के लिए, ये सुबह सुबह समय घूमने वाला होता है, क्लास करने वाला होता है, फिर भी आप क्लास कर रहे हैं। इसका मतलब, अरे दोस्तों, जो सुबह सुबह उठ के बाबा रामदेव, बताइए किस जमींदार के बेटे थे? शाहरुख खान किस जमींदार के बेटे हैं? अक्षय कुमार किस जमींदार के बेटे हैं? साम्राज्य खड़ा कर लिया। इसे उदारवादी पूंजीवादी कहते हैं। बिला वजह की बात मत करो, ये प्रतिभाशाली बनो, क्षमतावान बनो, जीत लो दुनिया, मेहनत करो। ये नहीं मेरा किसी ने शोषण किया। कमाल की बात है, उदारवादी का चिंतन नहीं चाहिए हमें। शोषण किया है, ये सब के बहाने बनाना बंद करो। और इसलिए कई बार तुम्हें फिल्मों के लोगों को बड़ा तो शरीर से बदल देते हैं। 2 महीने वजन बढ़ा देंगे, 2 महीने वजन घटा देंगे। मैं तो कभी कोशिश करके भी नहीं कर पाता। तो सोच कितना, हमें तो दूसरी देशी दुनिया दिखती है यार। फिल्मों में क्या 1000 करोड़ रुपए एक बार फिल्म बना लिया, कमाल की बात है। अभी मनीष सिसोदिया के लिए कोई वकील खड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, अभिषेक मनु सिंह ने 30 लाख रुपए लिया 5 मिनट की अपीयरेंस के लिए, 30 लाख रुपए लिया। अब बताओ दोस्त, कमाल की बात है। इसे लॉक ने कहा, जीवन मेरा और जीवन से उत्पन्न होने संपत्ति मेरी, इसलिए इसमें समुदाय का नियंत्रण, न राज्य का नियंत्रण। इसलिए राज्य क्या कहेगा, पैसा दे दो, भगा दूंगा मैं राज्य को। इसे ये संपत्ति है या मेरा प्राकृतिक अधिकार? ये संपत्ति है मेरी त्वचा। धीरे से बोल रहे हैं, सुबह सुबह इतना धीमे बोल रहे हैं, क्या बात है? सुबह सुबह खाना कहाँ खाओगी? अरे क्या नहीं खाया? अच्छा, पोहा नहीं खाया। वैसे भी इटावा वाले पोहा क्या खाएंगे? इटावा दूध पीते हैं। इटावा के आदमी का बड़ा सम्मान है भाई, इटावा तो अच्छा, ये सारी जगहों का सम्मान है, लेकिन इटावा का तो जहां से कोई विशेष व्यक्ति पैदा हो, तीन खास बात है। यानी आप जरा ध्यान से देखो दोस्त, क्या अब मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये आप लोग बुद्धिमानी से डिबेट कर लीजिए कभी, हम उसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे। लेकिन हकीकत की बात यह है कि लॉक ने कह दिया कि व्यक्ति आपका, शरीर आपकी, प्रतिभा आपकी, क्षमता आपकी, संपत्ति आपकी। इसलिए एक बात याद रखिए, समझौते का पार्ट क्या है? हमने राज्य क्यों बनाया? संपत्ति की रक्षा के लिए, संपत्ति लेने के लिए। इसलिए संपत्ति हमारे जीवन का विस्तार है। इसलिए उसने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो नेचुरल राइट का सबसे मोस्ट फंडामेंटल पार्ट क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। जब उसने राइट टू प्रॉपर्टी शब्द का उपयोग किया, इसी बात से उदारवाद पूंजीवाद का मूल विशेषता दिखती है। क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी पर इसलिए हमारा नियंत्रण है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मेरा शरीर है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मेरी क्षमता है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मेरी प्रतिभा है। मेरी का मतलब सबकी, मेरी का मतलब हर व्यक्ति की। इसलिए लॉक ने कहा, इसका मतलब है संपत्ति वो रखेगा और राज्य न कभी जीवन पर हमला करेगा, न संपत्ति पर हमला करेगा, न व्यक्ति आजादी पर। इसलिए कल भी मैंने बता दिया, तो राज्य का काम क्या है? राज्य काम ये देखना एक व्यक्ति की संपत्ति कोई लेने ना पाए। यही तो प्राकृतिक अवस्था में समस्या थी। प्राकृतिक अवस्था में समस्या कहां पर आई? व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार खतरे में है। प्राकृतिक अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या था? संपत्ति। और संपत्ति का जिस व्यापक अर्थ में प्रयोग कर रहा है वह उदारवादी मानता है। आज भी नॉजिक ने इसी बात को आगे बढ़ा दिया। आगे अब हम कंटेम्प्रेरी से तुलना कर ही सकते हैं, ऐसा किसी ने मना नहीं किया है कि तुलना न करें। लॉक पढ़ रहे हैं तो इधर हम तुलना कर लेंगे लॉक का। या इसीलिए ये कहा जाता है कि लॉक का सामाजिक समझौता देखा जाता है कि लॉक का सामाजिक समझौता प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ
लॉक का सामाजिक समझौता प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ और इस प्राकृतिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण भाग संपत्ति का अधिकार है। इस प्राकृतिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण भाग संपत्ति का अधिकार है। इसलिए संपत्ति की सुरक्षा प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ और इस प्राकृतिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण भाग संपत्ति का अधिकार है। इस प्राकृतिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण भाग संपत्ति का अधिकार है। इसलिए संपत्ति की सुरक्षा, इसे संपत्ति की सुरक्षा सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य है। संपत्ति की सुरक्षा सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य है। जेम्स टुली ने कहा, कि लॉक की संपत्ति का आशय लॉक की संपत्ति का आशय व्यापक है। जेम्स टुली ने कहा कि लॉक की संपत्ति का आशय व्यापक है। इसी कम कर दीजिए, तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। लॉक की संपत्ति का आशय व्यापक है क्योंकि उसने व्यक्ति के जीवन को ही सबसे बड़ी संपत्ति कहा। जेम्स टुली ने कहा कि लॉक की संपत्ति का आशय व्यापक है। इसी कम कर दीजिए, तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। लॉक की संपत्ति का आशय व्यापक है क्योंकि उसने व्यक्ति के जीवन को ही सबसे बड़ी संपत्ति कहा। क्योंकि उसने व्यक्ति के जीवन को ही सबसे बड़ी संपत्ति कहा। यही विचार रॉबर्ट नॉजिक ने दोहरा दिया, जिन्होंने 1974 में यही विचार रॉबर्ट नॉजिक ने दोहरा दिया, जिन्होंने 1974 में स्टेट, एनार्की और यूटोपिया, जिन्होंने 1974 में स्टेट, एनार्की और यूटोपिया नामक किताब लिखी। स्टेट, एनार्की एंड यूटोपिया नामक किताब लिखी, जिसमें इन्होंने स्टेट, एनार्की और यूटोपिया नामक किताब लिखी, जिसमें इन्होंने आत्म स्वामित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिसमें इन्होंने आत्म स्वामित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सेल्फ ओनरशिप, आत्म स्वामित्व, आत्म स्वामित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और बात हमने पहले बताया है, एक बात याद रखिए, विचारकों के नाम नए हो सकते हैं, संकल्पना एक ही होती है। अगर आप एक बार जितना उदारवादी होगा एक ही बात कहेगा, व्यक्ति में अपने मन और शरीर का मालिक है, यही उदारवादी कहेगा। यानी हमारी प्रतिभा और क्षमता पर आत्म स्वामित्व का मतलब में, स्वामी का मतलब मालिक। तो मेरा मालिक कौन? आपके चश्मे का मालिक कौन? आपके मोबाइल का मालिक कौन? आपके बाइक का मालिक कौन? आप ही तो है। इसका सीधा सा मतलब है, जो भी आपकी संपत्ति है आप उसके मालिक है, क्योंकि अपने हाथों के, शरीर के, आंख और कान के मालिक है। ये आत्मस्वामित्व है। तो नॉजिक ने लॉक की बात को एज इट इज रिपीट कर दिया 1974 में, स्टेट, एनार्की, यूटोपिया। और इसका मतलब है
नौजी ने सीधा कहा, जब संपत्ति का मालिक मैं हूं, सवाल है राज्य संपत्ति छीन लेगा क्या? वो ध्यान से देखने की बात है। लॉ केवल हॉब्स केवल जीवन बचाने के लिए हमारा था। हॉब्स का जीवन खतरे में, जीवन खतरे में, जीवन खतरे में। जब जीवन मिल भी जाए, आजादी न मिले, संपत्ति न मिले, ऐसा जीवन जीकर क्या करेंगे? और कहा भी जाता है आजादी बिना संपत्ति के बेकार है। तो आजादी है, आजादी क्या है? जैसे मर्जी कपड़े पहन लो, जैसे मर्जी आओ जाओ, जहां मर्जी घूमो, उन सबके लिए क्या जरूरत है? सबके लिए क्या जरूरत है पैसे की? अब न्यूज़पेपर में कई बार निकलता रहता है, यहाँ टूर ऑफर आ रहा है, स्विट्जरलैंड जाने का ऑफर आ रहा है, यहाँ का ऑफर आ रहा है। आज तो दुनिया ग्लोबलाइज है, लेकिन अब सवाल है कि जब ऑफर आता है तो एक बार पहले एटीएम चेक करते हैं कि ऑफर में कितना गुजम है, उसके बाद फिर मन महसूस रहता है कोई बात है अगले साल देखेंगे, और वो अगले साल कभी आता नहीं। इसका सीधा सा मतलब यही तो आत्मस्वामित्व है। अब सवाल ये है, ये बताओ, लॉक प्राकृतिक अधिकारों की बात कर रहा है, लॉक भाई व्यक्तिवादी है, व्यक्ति को सबसे महत्व दिया, राज्य को साधन बना दिया, राज्य को यंत्र बना दिया। इसलिए अगर राज्य या सरकार कभी व्यक्ति की संपत्ति को छीनने का प्रयास करे तो हम क्या करेंगे? सरकार ही बदल देंगे। ये तो क्रांति है, हम सरकार बदल देंगे, सरकार को बदल देंगे, दूसरी सरकार लाएंगे। और एक खास बात है, इसलिए आप देखेंगे दोनों के समझौते पर फिर आ जाए, या कोई समझौता ही तो केंद्र में आता है, दोनों के समझौते पर फिर आ जाए तो हॉब्स ने समझौते के द्वारा अपनी सारी शक्तियां किसको दे दी? एक राजा को। लॉक ने समझौते के द्वारा शक्तियां किसको दी? एक राजा को या बहुमत समाज को? बहुमत समाज को। इसलिए कहता है सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या संधि निर्मात्री शक्ति। कल मैंने आपको बताया था, उन तीनों में विधायिका का मतलब सबसे ज्यादा है। तो शक्तियां व्यक्ति को दी गई या बहुमत को? बहुमत को। लोगों ने कहा नहीं, इससे तो कहीं न कहीं लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। लेकिन ये बात अलग है कि जो उस समय संसद में बैठे लोग थे वो आम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं थे, वो भी सामंतवादी थे। हमने बता रखा है कि जो राजा के साथ थे वो थोड़ा सा सामंतवादी किस्म के लोग थे, जो संसद के साथ थे वो नए नए पूंजीपति थे। यानी लॉक ने कहीं न कहीं पूंजीपतियों का समर्थन तो नहीं कर दिया, जिससे न्याय विवाद छिड़ गया। लॉक आखिर में कौन था? लॉक प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की बात कर रहा है, क्योंकि लोगों ने सवाल ही उठा दिया कि भाई नया शहर बना था, नए उद्योग बने थे। हमने इतिहास बताया इंग्लैंड कैसे ये संक्रमण हुआ। जहां लॉक लिख रहा है वहां पे नया शहर आया, नया उद्योग आया, और लोग गांव से उठ के शहरों में आए। तो शहरों में आए, किसी ने नया उद्योग खोल लिया, किसी ने नई इंडस्ट्री लगा ली, और कुछ लोग बड़े बड़े पैसे वाले बन गए। तो सवाल है, लॉक क्या उन्हीं पैसे वालों के विचारों की बात कर रहा है या सभी व्यक्तियों की बात कर रहा है? उसका कहने का अभिप्राय तो ही भाई हर व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है, प्राकृतिक अधिकार जन्मजात है। जन्मजात कह दिया, इसका मतलब समाज ने दिया है, न राज्य ने दिया है, न किसी सरकार ने दिया है। प्राकृतिक अधिकार तो जन्मजात है। इसे उस अधिकार की आलोचना एंथम करते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी आलोचना उसी करते हैं, लेकिन वो हम थियरी में देखते हैं। अधिकार हमें थियरी में पढ़ना है, यहाँ उसमें स्टॉप लगा देते हैं कि उसके प्राकृतिक अधिकार की आलोचना करने वाले लोग कौन थे। उस आलोचना से होती है, वो थियरी में देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकार को उसने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि भैया देखो लॉ क्या था, पूंजीपतियों का समर्थक, यानी प्राकृतिक अधिकार के बहाने उसने जो नए पूंजीवादी लोग थे उन्हीं के अधिकारों को जस्टिफाई कर दिया। इसका मतलब है जिसके पास संपत्ति सब प्रतिभाशाली व्यक्ति, और जो गरीब है कामचोर है। ये विचार ठीक है, इस पर आपत्ति आनी स्वाभाविक थी और इसलिए आपत्ति आई भी। इसी हेडिंग अगला चेंज कर लीजिए। फिर वही बात आ जाएगी, मैकफरसन का नाम मैं फिर लेना पड़ेगा, जो हमने हाउस में भी कहा था। अब यही विचारकों की श्रेणियां हैं। कुछ लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं कि उनको क्या देखना है, भाई जैसे आपके नजरिए रहेंगे वैसी दुनिया दिखेगी। तो मार्क्सवादी अलग तरीके से दुनिया देखेंगे, उदारवादी अलग तरीके से। तो हेडिंग लिख लीजिए, लॉक। हेडिंग है लॉक, पूंजीवादी। लॉक पूंजीवादी या संविधानवाद का समर्थक। लॉक पूंजीवादी या संविधानवाद का समर्थक। लॉक पूंजीवादी या संविधानवाद का समर्थक, पहला पॉइंट। अगर आपको याद होगा, मैकफरसन की बात हमने पहले आपको बता रखी है। कहां पे? ऑप्स में लिखिए पहला, मैकफरसन ने हॉब्स और लॉक दोनों को, ये देखिए, ये जब ने हॉब्स में आपको बता रखा था, मैकफरसन ने हॉब्स और लॉक दोनों को पूंजीवादी विचारक माना है।
मैकफर्सन ने हॉब्स और लॉक दोनों को पूंजीवादी विचारक माना है। अच्छा, यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसका मतलब स्वत्व मूलक कही है, आत्म स्वामित्व की बात कही है, आशय की तो है। तो मैकफर्सन ने हॉब्स और लॉक को स्वत्व मूलक व्यक्तिवादी, व्यक्तिवादी का सीधा मतलब व्यक्ति पहले है, परिवार नहीं व्यक्ति, राज्य नहीं व्यक्ति, समाज नहीं व्यक्ति। व्यक्ति पहले है तो व्यक्ति का अधिकार आएगा, व्यक्ति आजादी आएगी, ये व्यक्तिवाद है। अगर ये व्यक्तिवाद है तो स्वत्व मूलक का मतलब क्या है? व्यक्ति अपने शरीर और मन का मालिक है, इसलिए तो पहले व्यक्ति आएगा। यही आत्म स्वामित्व है, यही स्वत्व मूलक है। भाई सीधी सी बात है, स्वत्व मूलक का मतलब क्या है? मेरे ऊपर पहला नियंत्रण किसका होगा? मेरा होगा। मेरे शरीर पर पहला नियंत्रण किसका होगा? बापू का है, मेरा। कपड़ा पहनते समय किससे पूछेंगे? स्वयं से या बापू से? शादी ब्याह करते समय किससे पूछेंगे? ये बच्चे कितने होशियार हैं, क्या जवाब दिया है इसने। विषय के बारे में कभी नहीं बोलता, ये विषय में कोई सवाल न पूछता है, जवाब देता है। ये प्रतिभा है ये सब। इसका मतलब विषय के बारे में नहीं पूछता, इसका मतलब ये नहीं कि भाई बच्चे तो कभी नहीं कुछ पूछते थे, लेकिन ऐसे विषय में भी जवाब दिया करो मेरे पुत्र। शाबाशी से यहाँ जवाब दिया, इसका सीधा सा मतलब है। और यार ये कहने का मतलब है यार, सत्य मूलक कहो, कुछ भी कहो, बस उदारवादी एक ही बात है, व्यक्ति पहले आता है। व्यक्ति पहले क्यों आता है? क्योंकि मैं ही मालिक हूं अपना, मेरा मालिक कोई और नहीं। इसे सबका मालिक है नहीं, चलो सबका मालिक, हर व्यक्ति का अपना अपना मालिक। इसलिए आप मकान मालिक हैं, किराएदार हैं। मकान मालिक हो न हो, अपने मालिक जरूर हैं। और आपको मैं बता दूं, जब आप अपने मालिक हैं तो आपका मालिक भगवान है, आप हैं। आपके मालिक मोदी हैं, आप हैं। धीरे से बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जब मैं कह रहा हूं व्यक्ति अपना मालिक स्वयं है, जरा इसका विस्तार करिए, इतने इसके बड़े मायने होते हैं। और यही तो निबंध में होता है, एक ही शब्द को विस्तार किया जाता है। निबंध एक लाइन का होता है, यही तो वैचारिक क्षमता है। एक ही शब्द की आपकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, विस्तार करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जब मैंने कह दिया व्यक्ति अपना मालिक है, जरा सोच के देखिए, जमाने में था, अगर ये बात मैं कह देता मध्यकाल में, तो पूरा चर्च सणसा लेकर मेरे पीछे दौड़ जाता, तो इतना मारता कि अच्छा यही बात, अच्छा चर्च में यही बात जाकर बने सामने कह दीजिए कि मैं अपना मालिक। पता है ना, आज भी दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर मालिक है, ईश्वर मालिक है। ईश्वर व्यक्तिवादी नहीं मानता। व्यक्तिवादी कहता है मैं अपना मालिक हूं, मेरा दूसरा कोई मालिक लिखा है नहीं। इसीलिए स्वाभाविक तौर पर ये मतभेद होता रहता है। बात एक ही, कहने तरीके अलग अलग लिख लीजिए, क्या लिखा दोनों को पूंजीवादी विचारक कहा। दोनों को पूंजीवादी विचारक कहा जो संपत्तिशाली वर्ग के अधिकारों के प्रवक्ता है। दोनों को पूंजीवादी विचारक कहा जो संपत्तिशाली वर्ग के अधिकारों के प्रवक्ता है। संपत्तिशाली अधिकारों के वर्ग के प्रवक्ता है, इसीलिए संपत्तिशाली वर्ग के अधिकारों के प्रवक्ता है, इसीलिए राज्य और सरकार का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए राज्य सरकार का निर्माण करना चाहते हैं कि नए पूंजीपति वर्ग की संपत्ति बची रहे। इसलिए राज्य सरकार का निर्माण करना चाहते हैं कि नए पूंजीपति वर्ग की संपत्ति बची रहे और इनका प्राकृतिक अधिकार मूलतः पूंजीपतियों का ही अधिकार है। इनका प्राकृतिक अधिकार मूलतः पूंजीपतियों का ही अधिकार है, क्योंकि 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में समाज में अत्यधिक विषमता व्याप्त थी। क्योंकि 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में समाज में अत्यधिक विषमता व्याप्त थी। मैकफर्सन ने कहा
एक पर्सन ने कहा क्योंकि 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में समाज में अत्यधिक विषमता व्याप्त थी। क्योंकि 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में समाज में अत्यधिक विषमता व्याप्त थी। एक पर्सन ने कहा कि लॉक संविधानवाद का निर्माता नहीं है। लॉक संविधानवाद का निर्माता नहीं है। उसने यह भी कहा लॉक संविधानवाद का निर्माता नहीं। उसने यह भी कहा कि लॉक ने संपत्ति के अधिकारों पर जो प्रतिबंध आरोपित किए हैं, उसने यह भी कहा कि लॉक ने संपत्ति के अधिकारों पर जो प्रतिबंध आरोपित किए हैं वो निरर्थक है। यह भी कहा कि लॉक ने संपत्ति के अधिकारों पर जो प्रतिबंध आरोपित किए हैं वो निरर्थक है। यह उल्लेखनीय है कि लॉक ने संपत्ति के अधिकारों पर 2 प्रतिबंध आरोपित किया था। यह उल्लेखनीय कि लॉक ने संपत्ति के अधिकारों पर 2 प्रतिबंध आरोपित किया था। पॉइंट नंबर 1। संपत्ति के अधिकारों पर 2 प्रतिबंध आरोपित किया था। पॉइंट नंबर 1। व्यक्ति को संपत्ति का विनाश नहीं करना चाहिए। संपत्ति के अधिकार पर 2 प्रतिबंध आरोपित किया था। पॉइंट नंबर 1। व्यक्ति को संपत्ति का विनाश नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2। संपत्ति दूसरों के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। व्यक्ति को संपत्ति का विनाश नहीं करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, संपत्ति दूसरों के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। अगले पैराग्राफ से मैकफर्सन ने कहा कि ये दोनों प्रतिबंध आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में मैकफर्सन ने कहा कि दोनों प्रतिबंध आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में निरर्थक हो जाते हैं। दोनों प्रतिबंध आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में निरर्थक हो जाते हैं क्योंकि कल कारखाने, करेंसी और सोने चांदी जैसे संपत्ति के नए रूपों का उद्भव हुआ है। करेंसी, सोने चांदी जैसे संपत्ति के नए रूपों का उद्भव हुआ है। नए रूपों का उद्भव हुआ है जिनका विनाश नहीं हो सकता। इससे यह भी प्रतीत होता है कि आधुनिक पूंजीवादी विचारक भूमि आधारित संपत्ति को नियंत्रित करना चाहते थे। आधुनिक पूंजीवादी विचारक
भूमि आधारित संपत्ति को नियंत्रित करना चाहते थे। आधुनिक पूंजीवादी विचारक भूमि आधारित संपत्ति को नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन भूमि आधारित संपत्ति को नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन पूंजीपतियों की असीमित संपत्ति के अधिकारों के समर्थक थे। इन पूंजीपतियों के असीमित संपत्ति के अधिकारों के समर्थक थे। पूंजीपतियों के असीमित संपत्ति के अधिकारों के समर्थक थे। अंतिम पॉइंट है, ये तब जेम्स टूली ने पुनः इन विचारों को नहीं माना। ये जेम्स टूली ने मैकफर्सन के विचारों को नहीं माना। जेम्स टूली ने मैकफर्सन के विचारों को नहीं माना। पूंजीपतियों की असीमित संपत्ति के अधिकारों के समर्थक थे। इन पूंजीपतियों के असीमित संपत्ति के अधिकारों के समर्थक थे। पूंजीपतियों के असीमित संपत्ति के अधिकारों के समर्थक थे। अंतिम पॉइंट है, ये तब जेम्स टूली ने पुनः इन विचारों को नहीं माना। ये जेम्स टूली ने मैकफर्सन के विचारों को नहीं माना। जेम्स टूली ने मैकफर्सन के विचारों को नहीं माना और उन्होंने कहा कि लॉक ने कर आरोपित करने के अधिकार का समर्थन किया है, या कर आरोपित करने की राज्य की शक्ति का समर्थन किया है। कर आरोपित करने की राज्य की शक्ति का समर्थन किया है। कर आरोपित करने की राज्य की शक्ति का समर्थन किया है। तो अब यही विवाद है। मैकफर्सन करें भाई वो पूंजीवादी आदमी है, वो केवल पूंजीपतियों के अधिकार की बात कर रहा है। अच्छा, अब ये विवाद तो बहुत आगे चला जाता है। देखिए, ये विवाद यहीं तक नहीं है। जैसे अब खास तौर पे देखेंगे कि लॉक ने जब कहा कि संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, तो उसने कहा संपत्ति का अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन भी है। और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कोई व्यक्ति संपत्ति का विनाश न करे। तो सवाल है कि विनाश तो आलू, गोभी, टमाटर, मटर का ही होगा। तो कौन सी संपत्ति का विनाश हो सकता है? और दूसरा, संपत्ति दूसरे के लिए छोड़ दिया जाए। तो लोग कहते हैं कि लॉक जब संपत्ति की बात कर रहा है, कहीं न कहीं उसी समय अमेरिका खोजा गया था। अमेरिका जैसे नए महाद्वीप को देखकर वो कह रहा था, देखिए जमीन की संपत्ति ज्यादा लगती है, ज्यादा कम देखने में संपत्ति जमीन ही होती है। बाकी संपत्ति शेयर के रूप में, डिवेंचर के रूप में, पैसे के रूप में किसके पास कितनी संपत्ति कहाँ दिखती है? इसे मैकफर्सन ने कहा कि नहीं, ये समाज का नया परिवर्तन था। सामंतवाद सत्ता खो रहे थे, इनको सामंतवादियों की संपत्ति नियंत्रित करने की चिंता थी, लेकिन ये नई प्रकार की संपत्ति बिल्कुल नियंत्रित नहीं करना चाहते थे। और कुल मिलाकर देखा जाए, मैकफर्सन से पूछा गया कि भाई देखिए, सामाजिक समझौता वाला आदमी है, सहमत की बात कर रहा है, संविधानवाद की बात कर रहा है, तो इसे तुम लोकतंत्रवादी कहोगे? मैकफर्सन ने कहा नहीं। मैकफर्सन ने कहा देखो, लोकतंत्र तब तक नहीं आएगा जब तक पूंजीवाद खत्म ना हो। भाई ये लोकतंत्र कौन सा है? तो मैकफर्सन सिर्फ लॉक की आलोचना कर रहा है। और यही आलोचना देखिए हमारे यहाँ संविधान के निर्माण पर भी लोगों ने कह दिया। तो कहती है भाई आपने फंडामेंटल राइट दे दिया, लेकिन वो फंडामेंटल राइट किसको मिला? समाज में तो विषमता है, देखने में पॉलिटी में लग जाता है। यानी जो लॉ की आलोचना की गई, उसी बात को लेकर कई लोग हमारे संविधान पे जंगली उठा देते हैं। अब वो कहते हैं अनुच्छेद 32 मिल गया, अनुच्छेद 32 बैठ के उच्चतम न्यायालय चले जाइए। कहाँ अनुच्छेद 32 मिलेगा? तो पैसा चाहिए। तो समाज में विषमता है और हमने आधार कार्ड दे दिया, एक वोटिंग राइट दे दिया और हमने कह दिया कि नहीं, लोकतंत्र आ गया। इसे मैकफर्सन कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो पूंजीवाद का समर्थक हो, वो डेमोक्रेसी का समर्थक कैसे हो सकता है? कुल मिलाकर उसने बस पूंजीपतियों के अधिकार को बचाने का प्रयास किया, लेकिन हमने फिर कहा कि यही दो नजरिया है। अब अगर मैकफर्सन के हिसाब से, लॉक के हिसाब से देखा जाए, तो भाई वो पूंजीवादी था या व्यक्तिवादी था? व्यक्तिवादी था, उदारवादी था। तो कहेंगे भाई उदारवादी था, व्यक्तिवादी था, जो परंपरा नहीं मानता, प्रथा नहीं मानता, नए किस्म के शासन का निर्माण कर रहा है। उसने कैसा आधार दे दिया जहां राजा की शक्ति को सीमित कर दिया। तो हमें तो उसके प्रति एहसानमंद होना चाहिए। दुनिया में जो संविधान लिखे गए, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर आया, वो सब तो उसी का योगदान है।
आज की दुनिया में मानव अधिकार का विचार पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है, तो मानव अधिकार का विचार आया कहां से? लॉक के विचार से आया। अब ये मतांतर तो पॉलिटिकल थ्योरी में होने स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं इसलिए मार्क्सवादी किसी व्यक्ति से मिलिए तो सीधा प्रूव कर देगा कि लॉक पूंजीवादी था, लेकिन ये बात कहनी कठिन है। लास्ट में हेडिंग और लिख दीजिए, उसके बाद हम लॉक खत्म कर देंगे, कम कर दीजिए। समर्थन किया है, वो कह रहे हैं लॉक संविधानवादी है, लॉक ने नया रास्ता खोल दिया। लॉक के चिंतन से लिखे हुए संविधान का विचार आया। अमेरिकन संविधान किसका विचार है? लॉक का। उसे राजा महाराजाओं की शक्ति को आत्मा कर दिया। लॉक का बड़ा उदाहरण मानना चाहिए। अधिकार की बात कर रहा है, इसके पहले कर्तव्य की बात की जाती थी, न्याय की बात करती थी। अब बताइए राज्य कैसे चलेगा? केवल आपने न्याय बता दिया, कर्तव्य बताया, अधिकार तो बताया नहीं। प्लेटो कहा करता था बिना न्याय के समाज नहीं चलता। लॉक ने कहा न्याय बाद में होगा, पहले अधिकार से दो। प्लेटो कहा करता था कि हम व्यक्ति को समाज के लिए बलिदान कर देंगे। लॉक ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लॉक ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पहले अधिकार व्यक्ति को दो। तो अब पॉलिटिकल थ्योरी में नया विचार आ गया, और अधिकार किसको? व्यक्ति को। तो ये जब आलोचना स्वाभाविक रूप में बनेगी, लोगों का ये व्यक्ति था कौन? जब पहले अधिकार व्यक्ति को दिया, प्राकृतिक अधिकार, ये व्यक्ति था कौन? तो व्यक्ति अडानी अंबानी तो नहीं था। कभी इस बात में चेत होना स्वाभाविक है। इसलिए आज भी जब अधिकार की बात होती है तो लोग यही कहते हैं जब समाज में क्षमता है, और आप कह रहे हो सभी को वोटिंग राइट मिल गया, सभी को बोलने की आजादी, सब बेकार की बातें हैं। ये मतांतर हमेशा चलता रहता है, लेकिन जो उसने व्यवस्था की कमाल की है। अंतिम हेडिंग लिखी, छोड़ देनी चाहिए। उसने कहा संपत्ति जरूर छोड़ देनी चाहिए। ये साम्यवादी विचार नहीं है। साम्यवादी कहता है छीन लेंगे, कोई चीज छोड़ देना और कोई चीज दूसरा छीन ले, तो मंत्र होता है। नहीं, समाजवाद मतलब ही नहीं है। तब देखो हमने फिर कहा समाजवाद, लॉ को समाजवादी कह देना इतना बड़ा पाप है जैसे गांधी को पूंजीवादी कह देना और मार्क्स को पूंजीवादी कह देना, अलग अलग है। अब बात यह है, देखिए लॉ को समाजवादी कभी भी आप नहीं कर सकते। संपत्ति छीनने का मतलब नहीं है भाई, संपत्ति दान करना अलग है, संपत्ति में हिस्सेदारी मांग लेना अलग है। मार्क्स कह रहा है कि जो आपके पास संपत्ति उसमें इनकी भी हिस्सेदारी है, इनकी भी हिस्सेदारी है। आप कहोगे ये कहां से आ गए? उनका यही समाज में से फैक्ट्री में लोग काम करते थे, जैसे आपकी संपत्ति बनी, हिस्सेदारी है। लॉ कहता है मन होगा दान कर देंगे, अगर मेरा मन होगा मैं छोड़ दूंगा, मन होगा तब तो, ज्यादा होगी तब तो, और दूसरी बात ज्यादा होगी मैं छोड़ दूंगा, जब ज्यादा हो जाए तब तो छोड़ूंगा। वो ज्यादा कब होगी? इसे आप याद रखिए। लॉक ने संपत्ति की फिलॉसफी तय कर दी कि संपत्ति व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता का परिणाम है। और आगे एक विचारक आया, यही तो डिबेट चलता रहता है, ये इसीलिए तो हम ढूंढते हैं। आप कहेंगे यार ये जो साइंस वाले प्रश्न पढ़ते हैं, यार विचारक कैसे हैं, विचार ही बदलते जा रहे हैं। कभी कहा न्याय होगा, अब कहा अधिकार होगा। अरे यही तो तुम वैचारिक दुनिया है दोस्तों, ऐसी दुनिया आगे बढ़ती रहती है, उसी तलाश में हम भी भटकते रहते हैं। तो आगे एक विचारक ने प्रूदो, हमने कहा प्रूदो मार्क्स हमें लिख रहा था, प्रूदो संपत्ति का चोरी है, चोरी। उनका संपत्ति है चोर। अब बताइए, लॉक कह रहा है संपत्तिशाली प्रतिभाशाली, प्रूदो कह रहा है चोर। सही क्या सही है? अब यही मतांतर है। इसलिए एक खास बात है, जब युवा है, जब आपके पास आइसक्रीम खाने का शाम को पैसा नहीं है, तब विचारेगा हाँ संपत्तिशाली चोर है। जैसे अधिकारी बन गए, जैसे पैसा अगर भाई प्रतिभा क्षमता की दे, कमाल की बात। यही नजरिया है जीवन का। अब इसमें क्या सच है? किसी की लड़ाई चल रही है। क्या लिखेंगे अपने आप क्लास में? क्या लिखा? वही जितने पूंजीवादी यही करते हैं। पूंजीवादी कह रहे देखो हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होगा, डोनेशन हम कर देंगे, दान कर देंगे, चिंता मत करना, हिस्सेदारी मत मांगना कभी। और ये मत कहना इसके पास संपत्ति है, इसका मतलब आज से ही लग जाओ, आज से ही लग जाओ संपत्ति अर्जित करने में और संपत्ति अर्जित प्रतिभा क्षमता को बढ़ाने। यहाँ प्रतिभा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। क्या लिखा आपने? हेडिंग, लास्ट हेडिंग, लॉक लोकतंत्रवादी या पूंजीवादी? हेडिंग है लॉक लोकतंत्रवादी या पूंजीवादी? पहला पॉइंट, लॉक ने प्राकृतिक विधि का विचार देते हुए व्यक्तियों के बीच समानता का समर्थन किया है।
प्राकृतिक विधि का विचार देते हुए व्यक्तियों के बीच समानता का समर्थन किया है। सामाजिक समझौते से यह भी माना कि राज्य सरकार का निर्माण व्यक्तियों की सहमति का परिणाम है। सामाजिक समझौते से यह भी माना कि राज्य सरकार का निर्माण व्यक्तियों के समझौते का परिणाम है। व्यक्तियों के समझौते का परिणाम है। और लॉक ने निरंकुश शासन का विरोध करते हुए संविधानवाद का समर्थन किया। लॉक ने निरंकुश शासन का विरोध करते हुए संविधानवाद का समर्थन किया। जो आज भी लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है। जो आज भी लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है। जो आज भी लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है। इसीलिए मैकफरसन ने कहा कि लॉक के लोकतंत्र के विचारों को बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता। इसे मैकफरसन ने कहा कि लॉक के लोकतंत्र के विचारों को बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता अथवा उसे अलोकतांत्रिक कहना कठिन है। अगला पॉइंट, मैकफरसन ने लिखा कि लॉक के लोकतंत्र का विचार लोकतंत्र का संरक्षणात्मक मॉडल है। लॉक के लोकतंत्र का विचार लोकतंत्र का संरक्षणात्मक मॉडल है, प्रोटेक्टिव मॉडल है। लोकतंत्र का संरक्षणात्मक मॉडल है या प्रोटेक्टिव मॉडल है, जिसके अनुसार लोकतंत्र का संरक्षणात्मक मॉडल है, प्रोटेक्टिव मॉडल है, जिसके अनुसार निरंकुश शासन और तानाशाही से लॉक आम जनता को संरक्षित कर रहा है। निरंकुश शासन और तानाशाही से लॉक आम जनता को संरक्षित करता है। आम जनता को संरक्षित कर रहा है। इसी संरक्षण का मतलब है लोगों को बचा लेना, प्रोटेक्शन करना। किससे? तानाशाहों से। नहीं केवल क्या तानाशाहों से बचा लेना ही लोकतंत्र का मतलब है। एक बार आप देखेंगे आईएएस एग्जाम में बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा गया था, मैं उसके जवाब भी दे रहा हूँ और ये मामले आजकल इसके। अब ये थिंकर के सवाल में क्या है, थिंकर का पूरा सवाल बिल्कुल कंटेम्प्रेरी टच देकर एग्जाम में पूछ रहा है। मैंने पहले बता दिया, जब पिछले 10 साल पहले थिंकर का सवाल देखेंगे तो पूछेगा कि पूछ कह रहा लॉ का सामाजिक समझौता संपत्ति के लिए वो टिप्पणी करिए। अब समझौते के अब प्रश्न का ट्रेंड क्या है, लॉ की व्यक्तिवादी है टिप्पणी करिए। फर्क का क्या? इसे प्रश्न को ध्यान से देखें तो आपको ये ट्रेंड पता चल जाएगा। इससे हम बड़े पहले ध्यान से क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, ट्रेंड कहाँ चेंज हो रहा है। तो इस चीज और बहुत पुराना सवाल पूछा गया था बहुत पहले कि लॉ के विचारों को अयोग्य जनतंत्र में परिवर्तित करना कठिन है। इसका मतलब सीधा सही बात है कि लॉ में लोकतंत्र की आधी बात तो मिलती है, आधी बात नहीं है। मैकफरसन ऐसा मानता है
और हमने फिर आपको बता दिया जो पूंजीवादी लोग या जो उदारवादी लोग मानव का स्वभाव चित्रित करते हैं, देखिए मानव का दो स्वभाव है, और आज दो स्वभाव क्या मतलब बहुत सारे स्वभाव है। हम अगर दो स्वभाव की बात करें, उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति कैसा है, स्वामित्व, यानी व्यक्ति संपत्ति अर्जित करने वाला है, स्वामित्व। बोले व्यक्ति संपत्ति अर्जित करने वाला है, अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करने वाला है। यहाँ पर मतांतर आ जाता है। आगे जैसे मिल पढ़ेंगे तो मिल ने चेंज कर दिया बात। इसे आपको याद दिला दें, अगर व्यक्ति का मूल काम संपत्ति अर्जित करना ही है तो व्यक्ति सही व्यक्ति है नहीं, क्योंकि संपत्ति तो मूल मिला के व्यक्ति भौतिक आवश्यकता पूरी करती है, तो मानव भौतिक है, नैतिक भी है। आप कहेंगे ओ माय गॉड सर, यूनानी युग की बात दोहरा रहे हो आप ये देखिए मॉडर्न युग है कि यूनानी युग अचानक हवा हो गया। मॉडर्न युग भौतिकता का युग था। मॉडर्न युग जैसे शुरू हो रहा है, यूनानी युग तो बिल्कुल धाराशायी, लेकिन बाद में फिर यूनानी युग अपीयर हो रहा है। इस बात पे डिबेट चलता रहा है। एक बात याद रखिए, अगर मानव स्वभाव भौतिक संपत्ति का ही अर्जन करता है फिर तो मंत्री बने क्या, इस अधिकारी बन के पैसा लेते रहिए। अच्छा, पैसे की ये चाहत कभी खत्म होगी? और सृजनात्मक क्षमता का मतलब क्या है? मानव का मतलब क्या है? कुछ विज्ञान का विकास कर दिया, मानव का कोई साहित्यिक रचना लिख दी। मानव का मतलब क्या है? समाज के विकास में कहीं योगदान दे दिया। ये मानव की सृजनात्मक क्षमता है। कोई नई फिल्म बना दी। इसलिए कलाकार किस्म के लोग हैं क्या है, वो मानव की सृजनात्मक, इसलिए कलाकार किस्म के लोग तो हो सकता है पैसे से बड़े अमीर ना हो सकता है पैसे से बड़े अमीर ना हो, लेकिन सृजनात्मक क्षमता उनकी ज्यादा हो। तो याद रखिए, जो पूंजीवाद, जो उदारवाद का मूल स्वभाव आ रहा है लॉक तक, वो यही है कि मानव का मूल अभिप्राय क्या है? संपत्ति अर्जित करना। और उसका मानव का मूल अभिप्राय क्या है? जीवन को रक्षा करना। पेंथम तक बात और पहुंची। पेंथम ने कहा खुदा की कसम, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। यानी फिर उसके बाद क्या होगा? पैसा पैसा करती है, पैसे पे मरती है। ये पूंजीवादी युग है। आधुनिक फिर मालामाल, गोलमाल, मालामाल वीकली। ये आजकल की फिल्म में देखिए, सब कैपिटलिस्ट तो है, कहीं 2 करोड़ का मामला फंसा है, कहीं 3 करोड़ का मामला फंसा है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है, पैसे वाला मामला है। इसलिए मैकफर्सन, आपको याद दिला दें, मैकफर्सन की तरफ समाजवादी झुकाव का आदमी है। इसलिए मैकफर्सन क्या कहते हैं, तो व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता का विकास होना ज्यादा जरूरी है या व्यक्ति के पैसे का अर्जन? अच्छा, अभी कई फिलोसफर लोग, कई फिलोसफर किसी से मिल रहा था, अब उसने पता नहीं डिलिबरेटली शब्द का प्रयोग किया, तो मैंने कहा कि कौन है? उनका धन पशु है। धन और पशु, जो बड़ा साहित्यकार आदमी होता है, जैसे जो बहुत पैसा कमा लिया तो कुछ हो सकता है हमारे कोई है ही नहीं, ये जीन्स पहन लिया, ये बाकायदा, अब तो महंगी से घड़ी ले लिया, हार्ले डेविडसन ले लिया, साइलेंसर निकाल लिया, अब मेरे साथ कोई वही नहीं है। जो फिलोसफर होता है तो पशु जा रहा है। ऐसा पशु थोड़ा धन इकट्ठा कर लिया है। हम धन इकट्ठा करने आए थे, कुछ और इकट्ठा करने, क्या ज्ञान अर्जित करने आए थे, नैतिकता का विकास करने आए थे, होने आए थे पशु से कुछ अलग हो गए पशु, और पशु को साथ कार में बैठा कर घूम रहे हैं। अब उस कार में समझ नहीं आ रहा है कि कौन पशु है। इसलिए अब सवाल है, हम पैदा तो फक्कड़ हुए दोस्तों, यहाँ किसी की परवाह नहीं करते थे, घूमते रहते थे। इसलिए कहा भी जाता है रमता है जोगी बहता पानी। ये बड़ी फिलॉसफी है। और लोग कहा भी करते थे फक्कड़ आदमी को कहाँ खरीद पाओगे, वो तो अपने मन का मौजी है, वो कहीं भी निकल देगा। इसे बहुत ध्यान से देखना, जिन लोग बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली लोग समाज में हैं जिनके पास भौतिक संपत्ति नहीं है, और हम क्या सोच लेते हैं प्रतिभाशाली नहीं है, ना, उनके लिए भौतिक संपत्ति प्राथमिकता नहीं है। यहीं पर लॉक का विचार फंसता है। यही पूंजीवादी की बड़ी विसंगति आती है। पूंजीवाद कहता है पैसा पैसा पैसा, ये मानव का स्वभाव है, कुछ और इस बारे में। तो मैकफर्सन ने कहा ठीक है भाई, लोकतंत्र की खटिया उठिया बना दी इसने, चारपाई तो बना दिया, लोकतंत्र का पिलर बना दिया, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा कहीं से मिस हो गई है। तो मैकफर्सन ने पूछा फिर आत्मा तुम्हारे हिसाब से क्या है? हम थ्योरी में पढ़ते भी, यहाँ 2 लाइन लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? मैकफर्सन ने कहा कि पूंजीवाद और लोकतंत्र का विचार एक साथ समायोजित नहीं हो सकता। मैकफर्सन ने कहा पूंजीवाद और लोकतंत्र का विचार एक साथ समायोजित नहीं हो सकता। पूंजीवाद और लोकतंत्र का विचार एक साथ समायोजित नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र का मूल मर्म, और ये बात आपको मिल में दिखेगी, लोकतंत्र का मूल मर्म व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता का विकास है। लोकतंत्र का मूल मर्म व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता का विकास है। मैकफर्सन ने कहा कि व्यक्ति में 2 क्षमताएं होती हैं। मैकफर्सन ने कहा कि व्यक्ति में 2 क्षमताएं होती हैं।
पहला सृजनात्मक और दूसरा शोषणकारी। पहला सृजनात्मक और दूसरा शोषणकारी। और अगले पैराग्राफ से पूंजीवादी व्यवस्था में पहला सृजनात्मक और दूसरा शोषणकारी। उसने कहा पूंजीवादी व्यवस्था में। अच्छा, एक खास बात है, पूंजीवादी व्यवस्था में कौन सी क्षमता का विकास हो रहा है, इसका या इसका? अच्छा, कैसे? अब देखेंगे, कोई पढ़ाई पढ़िए, एमबीए क्या है, कैसे अपना फायदा बनाओ। मतलब गंजे आदमी को कंघी बेच के चले जाओ तो गुड एमबीए, शोषणकारी। यानी खास बात है, पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम किस बात को रिकॉग्नाइज करता है? कैसे आपने फायदा अर्जित कर लिया, कैसे अपने संपत्ति को मल्टीप्लाई कर लिया। कैपिटलिज्म कैसे आपने बड़े बड़े वाहन खरीद लिए, बड़े बड़े सौंदर्य साधन खरीद लिए। पूरा कैपिटलिज्म इसी बात को मल्टीप्लाई करता है, व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता का विकास नहीं है। यानी आप याद रखिए, तो विकास तो होता है, यदि फिर यहाँ पे थोड़ा नैतिकता और रस की बात आ जाएगी। एक अंदर का विकास, दूसरा बाहर का विकास। अब यही मामला फंसेगा आपका, सर ये फिर लफड़ा पैदा कर दिया, तो फिर यूनानी को आपने छोड़ दिया था। ये अंदर बाहर का विकास क्या है? बाहर के विकास का मतलब है, हम पार्लर में चले गए, एकदम से पार्लर में आप शादी उद्यम जा देखिए दोस्त, बाहर का विकास अब दिखता है। कई बार शादी में एक बच्चा मां से भटक गया, ढूंढ नहीं पा रहा था। कई बार नहीं, मां से ही नहीं, पिता से भी बिछड़ गया था, दोनों बातें थी। वो ढूंढ नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि अच्छा, खास तौर पे आज के पूंजीवादी का विकास करता है, बाहर का विकास, डिजाइनर कपड़े, डिजाइनर कपड़े। आजकल तो मैंने एक नया कॉन्सेप्ट देखा, किसी की शादी पड़ी थी तो उसने कहा था भैया दो कपड़े सिलवा लेना, एक हरा एक पीला। मतलब मेहंदी के दिन कौन कपड़ा? हरा कपड़ा, और उसके दिन हल्दी के दिन पीला कपड़ा। मैंने कहा शादी के दिन लाल कपड़ा। मैंने कहा भेड़ समझ रखा है। तो ये दोस्तों कैपिटलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल मुझे याद आ गया। एक बात याद रखिए, मैं वैसा कुछ पहने मुझे कोई नहीं पहने। अरे भाई कमाल की बात है यार, सब लोगों ने हरा पहना, मैं भी हरा पहन लिया। सब लोगों ने पीला पहना, मैं भी पीला पहन लिया। यही तो पूंजीवाद बढ़ाता है। हमें क्यों मोबाइल चाहिए? सबने रखा हुआ है। हमें क्यों ऐसा कपड़ा चाहिए? सबने रखा हुआ है। एक बार तो बहुत सारी बात तो मैं स्टूडेंट सीखता रहता हूँ। एक बार मेरे एक स्टूडेंट अभी डीयू में प्रोफेसर है। कई बार लोग आते कि आजकल आ नहीं रहे इधर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो बच्चे डीयू के कई बच्चे हैं भी, तो डीयू प्रोफेसर है, तो उसने मुझे बताया सर इस जूते के साथ कपड़ा नहीं पहना जाता। धन्यवाद। मैंने उसकी बात को लेकर मैंने कहा मुझे नहीं पता था, तो बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन मैं क्या बात हूँ कि इसी को पूंजीवाद कहते हैं। अरे दोस्तों, कुछ के साथ कुछ भी पहन लिया, माल की बात है। हमारे लिए कोई मेजरमेंट, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग। मैं हूं तो दुनिया है, या दुनिया है तो मैं हूं। भेड़ के पीछे चलना सिर्फ, इसे शादी ब्याह में सब काम। आजकल एक नया था, हस्बैंड वाइफ एक ही तरह कपड़े, मैं कभी नहीं पहनता। मेरा बेकार की बात है, अपना पहनो, कमाल की बात। कमाल की बात है यार, मानवता कब मान हो रहा है? अरे पत्नी को जो मैं पहनना वो पहने, मुझे पहनना होगा मैं पहनूंगा। अब सवाल है कि कोई कहते कि बाल ऐसा कलर करवा लो, तो भाई मैं कई बार तो मुझे इसी बात जद्दोजहद करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं भाई सब तो ठीक है, थोड़ा ऊपर भी ठीक देख लो। हमने कहा जो नेचुरल हो रहा है उसको इतना कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? इसलिए खास बात है, यही कैपिटलिज्म है, वो हमेशा बेचैनी पैदा करता है। और हकीकत की बात है, आप देखो, मतलब कल भी मैं किसी अधिकारी से मिला तो बार बार यही लोग कहते हैं, आधे लोग सेवा में जाके फ्रस्ट्रेट है। क्यों? कोई कहता है हमें ये होम कैडर नहीं मिल पाया, क्यों? ये होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया, तो क्यों? मनमानी नेता इंटरफेयर करता है। 90% लोग पहले भी दुखी थे, नौकरी पाके भी दुखी हैं। क्यों? ढूंढ क्या रहे हैं? पावर, पैसा। शोषणकारी क्या है? किसी को अधीन बना देना। किसी को शोषणकारी क्या है? दास व मालिक। शोषणकारी क्या है? मकान मालिक, किराएदार। शोषणकारी क्या है? कैपिटलिज्म में शोषण ही तो होता है दोस्तों। कैपिटलिज्म बड़ा शोषण होता है। कैपिटलिज्म आप देखेंगे कि कहीं भी आप कई बार देखिए, क्यूबा वगैरह में जाके देखिए, समाजवाद का एक बात तो बहुत देना है। क्यूबा वगैरह में जाके देखिए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का जैसा कमरा होगा वैसे चपरासी का भी होगा। ऐसा नहीं कि उनका 3 कमरे का, इनका 2 कमरे का, इनका 1 कमरे का। मानव सभी है। और हमारे एक आगे समाजवादी टीचर है दोस्तों, सब नहीं रहे। तो वो जब हम लोग कहते सर और मत कहो, कि सर नहीं, बॉस नहीं, मिस्टर एंड मिसेज। व्यक्ति का एड्रेस एक ही तरीके से होना चाहिए, मिस्टर, नाम से बुलाओ। इसीलिए सृजनात्मक क्षमता का विकास कम हो रहा है, नैतिक क्षमता का विकास कम हो रहा है। जो यूनानी को हमने पढ़ा था वो जल्दी फिर से लौटने वाला है। कि मानव होने का मतलब यही है। और कहा जाता है कैपिटलिज्म किस बात को बढ़ाता है? व्यक्ति इक्विजिटिव कैपेसिटी, इक्विजिटिव भौतिक दुनिया ये हो जाए, वो हो जाए, संपत्ति भौतिक है। तो संपत्ति अर्जित करने दोस्तों आए थे या अपने आप को ठीक बनाने आए थे?
यही तो मैं पर्सन है। जो समाजवादी किस्म का आदमी होगा इसे झुका रहेगा, पूंजीवादी होगा। दो धाराएं हैं, दो धाराएं चलती हैं, और दो धारा की अभी अगली धारा भी आएगी। महिलाएं कहती है हमारी धारा छोड़ कैसे रहे हो, हमारी भी धारा है, तो कोई बात नहीं बहनों, आपको हम शामिल कर लेंगे। आगे क्या लिखा आपने? पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति की शोषणकारी क्षमता को ही बढ़ावा दिया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति की शोषणकारी क्षमता को ही बढ़ावा दिया जाता है। शोषणकारी क्षमता को ही बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि पूंजीपति केवल संपत्ति अर्जन में व्यस्त होता है। पूंजीपति केवल संपत्ति अर्जन में व्यस्त होता है, जबकि श्रमिकों के पास व्यक्तित्व विकास की पर्याप्त संसाधन ही नहीं होते। श्रमिकों के पास व्यक्तित्व विकास के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं होते। बात को फिर याद दिला दे, जो व्यक्ति की नैतिक व्यक्तित्व का विकास का मतलब सामुदायिक कामों में भागीदारी, सृजनात्मक क्षमता का विकास और समुदाय के कार्यों में भागीदारी, हर किस्म से जो जिस कैपेसिटी में है वैसा काम करे। इसलिए मैकफरसन ने कहा कि लॉक का मानव स्वभाव कैसा है, क्रिएटिव और एक्सप्लॉयटेटिव। क्रिएटिव नहीं। तो जब संपत्ति अर्जन की बात आएगी तो कहां होगा? एक्सप्लॉयटेटिव। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। मैकफरसन ने कहा कि व्यक्ति को पूंजीवाद ने उपभोक्ता बना दिया है। व्यक्ति को पूंजीवाद ने उपभोक्ता बना दिया है। यही है लॉक की बात। लेकिन फिर हमने कहा कि अब वो लोकतंत्रवादी है, संविधानवादी, इसमें फिर मतांतर आ जाता है। अंतिम हेडिंग लिख लीजिए लॉक से, जो परंपरागत विचार थे, दोनों विचार हम कवर कर रहे हैं। हम परंपरागत विचार भी छोड़ नहीं रहे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि वैसा नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर दोनों तरीके किया जाते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रश्न की प्रवृत्ति समकालीन टच को लेकर जाता है। आज के ट्रेंड में प्रश्न समकालीन टच को लेकर जाता है। और इसे कई बार देखोगे दोस्तों, जो बच्चे कई बार होते हैं यूजी की तैयारी कर रहे हैं, किसी और की तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार वो परंपरा की किताबें जो पढ़ते हैं, पढ़ तो लेते हैं, एग्जाम से क्वालिफाई होता नहीं। समय के साथ ये बदलती रहती है। तो जो 10 साल पहले अपनी किताब पढ़ी, जरूर नहीं कि आज उपयोगी हो जाए। हकीकत की बात यह है कि जिन चीजों को हम लोगों ने बीएम पढ़ा था वो चेंज करना पड़ा। समय के साथ चीजें बदल जाती है। बेसिक तो वही होंगे, वो हटेगा थोड़ी लॉ में जो कह दिया तो सामाजिक समझौता, बस उसके कुछ नए डिबेट आते रहते हैं। लास्ट हेडिंग है जो फिर हम परंपरागत में चल रहे हैं, इसे हम लॉ खत्म कर देंगे। परंपरागत हेडिंग है विरोधाभासों का विचारक। विरोधाभासों का विचारक। विरोधाभासों का विचारक, पहला पॉइंट। विरोधाभासों का विचारक, पहला पॉइंट। सेबाइन ने लॉक पर टिप्पणी करते हुए कहा, उसके विचारों में सेबाइन ने लॉक पर टिप्पणी करते हुए कहा, उसके विचारों में अनेक विसंगतियां विद्यमान हैं। के विचारों में अनेक विसंगतियां विद्यमान हैं, क्योंकि लॉक का विचार मध्यकालीन विचारक रिचर्ड हुकर
लॉक का विचार मध्यकालीन विचारक रिचर्ड हुकर के इक्लिस्टिकल पॉलिटी से अत्यधिक प्रभावित है। रिचर्ड हुकर के इक्लिस्टिकल पॉलिटी से अत्यधिक प्रभावित है। इक्लिस्टिकल पॉलिटी से अत्यधिक प्रभावित है, जिन्होंने कहा कि यह विश्व ईश्वर और प्राकृतिक नियमों से संचालित है। जिन्होंने कहा कि यह विश्व ईश्वर और प्राकृतिक विधि से संचालित है। यह विश्व ईश्वर और प्राकृतिक विधि से संचालित है और यह संयोग का विषय है कि लॉक अनुभववादी होने के बावजूद मध्यकालीन परंपराओं को मान रहा है। लॉक अनुभववादी होने के बावजूद मध्यकालीन परंपराओं को मानता है। मध्यकालीन परंपराओं को मानता है, इसलिए आप देखेंगे बल्कि उसने क्रांति शब्द का प्रयोग नहीं किया। दूसरी बात है, लॉक संप्रभुता से बहुत डरता था, संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया ही नहीं, क्योंकि संप्रभुता हॉब्स से सुन के बहुत डर गया था उसने। और दूसरी बात है कि उसने क्रांति के बजाय अपील टू हेवन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो बिल्कुल मध्यकालीन है। ईश्वर, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक अधिकार, अपील टू हेवन, कम्युनिटी, तो बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो कोई आधुनिक विचारक नहीं करता। इसलिए उसमें पैराडॉक्स है, लेकिन कॉमन सेंस उसका हॉबी है, तर्क नहीं है। आगे लिख लीजिए। इसलिए कहा जाता है कि लॉक के चिंतन में हॉब्स जैसा तर्क नहीं है। लॉक के चिंतन में हॉब्स जैसा तर्क नहीं है, अपितु वह कॉमन सेंस का विचारक है। कॉमन सेंस अंडरलाइन। अपितु वह कॉमन सेंस का विचारक है। अपितु वह कॉमन सेंस का विचारक है। कॉमन सेंस का विचारक है वेपर ने, पीएल वेपर, बहुत कमेंटेटर जिन्होंने पॉलिटिकल थिंकर पे काफी लिखा है। वेपर ने लॉक पर टिप्पणी करते हुए कहा, वेपर ने लॉक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह मध्यकालीन परंपरा का अंतिम महान प्रवक्ता है। वह मध्यकालीन परंपरा का अंतिम महान प्रवक्ता है, जबकि वह एक नवीन आधुनिक परंपरा का पहला प्रवक्ता है। एक मध्यकालीन परंपरा का अंतिम प्रवक्ता है, जबकि एक महान आधुनिक परंपरा का पहला प्रवक्ता है। एक महान आधुनिक परंपरा का पहला प्रवक्ता है जो उदारवाद है। एक महान आधुनिक परंपरा का पहला प्रवक्ता है जो उदारवाद है। इसका मतलब है पेपर उसके बारे में बड़ी सही टिप्पणी की है। कोई ट्रांजिशन में है जहां पर उसने लिखा कि एक बहुत बड़ी परंपरा का निर्माता उदारवाद, और उदारवाद का पिता कौन है? लॉक। उदारवाद का पिता लॉक है। और उदारवाद का मतलब है कि जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करे, सीमित संवैधानिक व्यक्ति की बात करे, तार्किकता की बात करे, सहिष्णुता की बात करे, उसे हम कहते हैं उदारवाद। लॉक में सारी बातें हैं, लेकिन जरा सोच के देखिए, उदारवादी कभी व्यक्ति परंपरा, प्रथा और धर्म की बात नहीं करता, लेकिन लॉक ने ऐसा किया है। परंपरा, प्रथा, धर्म की बात भी बार बार उसके चिंतन में आ रही है रिचर्ड हुकर के कारण। तो वेपर ने उसके बारे में बड़ी सही टिप्पणी की है कि मध्यकाल की आवाज उठाना अगर किसी में देखा तो आखिर में लॉक में ही मिलता है। लॉक के बाद फिर मध्यकाल परंपरा यूरोप से खत्म ही हो गई, लेकिन वो एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता है। ये महान परंपरा का निर्माता है, पिता है, जिसे कहते हैं उदारवाद। जो आज पूरी दुनिया में 21वीं शताब्दी में आप देख रहे हैं उदारवादी तो धूम मचा रहा है। उदारवादी विचारधारा तो है। लास्ट में पॉइंट लिख लीजिए। अंतिम निष्कर्ष ये है
तार्किक विरोधाभास के बावजूद, तार्किक विरोधाभास के बावजूद तार्किक विरोधाभास के बावजूद समकालीन विश्व में उदारवादी विचारधारा ही सर्वाधिक प्रभावी है। उदारवादी विचारधारा ही सर्वाधिक प्रभावी है। उदारवादी विचारधारा सर्वाधिक प्रभावी है, जिसका प्रतिपादक जॉन लॉक था। सर्वाधिक प्रभावी इसका प्रतिपादक जॉन लॉक था। इसी के साथ जॉन लॉक यहीं पे लॉक खत्म हो गया। आपके कुछ सवाल आपने पूछे हैं, किसी ने पूछा है अनुभववाद के अनुसार कोई भी ज्ञान प्राग अनुभविक नहीं होता। प्राग अनुभविक का मतलब अनुभव से पूर्व। प्राग अनुभविक का मतलब होता है जहां पे हमारा अनुभव काम न कर सके, जो अनुभव से पूर्व हो उसे क्या कहते हैं, प्राग अनुभविक। ईश्वर क्या है, अनुभव से परे, प्राग अनुभविक। जो अनुभव से परे है, प्राग अनुभविक। अच्छा, फिर किसी ने पूछा सत्यमूलक व्यक्तिवाद क्या है। एक ही बात है, एक ही बात मैंने बार बार बताई। सत्यमूलक व्यक्तिवाद का मतलब व्यक्ति पहले आएगा। सत्यमूलक का मतलब है व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता का मालिक है, इसलिए वो पहले आएगा। सत्यमूलक कहिए, आत्मस्वामित्व कहिए, आशय एक है। इसमें छुट्टी कब है, ऑफिस से पता करें। संडे ने पहले बता दिया है, होली की छुट्टी ये तो बहुत पहले बता दिया है। कितनी बार पूछेंगे। व्यक्ति को संपत्ति का वितरण नहीं करना चाहिए। इसमें संपत्ति का क्या आशय है। अरे भाई, संपत्ति का आशय क्या, आपका हाथ, आपके पांव, आपका दिमाग, आपका दिल, यही संपत्ति है। उसे जितनी दुनिया में संपत्ति अर्जित की, इसी तक की। इसका मतलब है संपत्ति में उत्तराधिकार की संपत्ति को शामिल नहीं कर रहा है, पिता की संपत्ति नहीं। यदि लोगों ने आलोचना करने की बात कही, लॉक ने कहा कि व्यक्ति जहां श्रम लगाएगा, यानी किसी प्राकृतिक वस्तु में अपना श्रम लगा देना अगर व्यक्ति की संपत्ति है, इसका मतलब है जंगल में कोई आम का पेड़ है, नदी है, तो सभी के लिए अवेलेबल, सभी की संपत्ति है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति आम तोड़कर अपने घर में रख लिया, वो किसकी संपत्ति हो गई, व्यक्ति। यही उसने श्रम लगा दिया, वो संपत्ति उसकी हो गई। इसी को उसने कहा है कि लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, क्योंकि उसने आम तोड़ा तो मतलब श्रम लगाया, और श्रम का मतलब क्या है, व्यक्ति की पूरी प्रतिभा और क्षमता। फिर किसी ने लॉक के स्वतंत्रता के विचार में, देखिए क्या पेन यूज किया है यार। लॉक के स्वतंत्रता के विचार में विधि का समर्थन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। जबकि हॉब्स के स्वतंत्रता के विचार में विधि के शासन का समर्थन किया गया। ये किसने बता दिया भाई। अरे हॉब्स में विधि के शासन की बात कैसी आ सकती है। विधि के शासन की बात तो लॉक में आएगी। संविधानवाद का दूसरा नाम क्या है, सीमित शासन। सीमित शासन का अगला नाम क्या है, विधि का शासन। विधि के शासन का नाम क्या है, विधि की सर्वोच्चता। ये बात अंतर रखिए। हॉब्स में विधि का शासन कैसे आ सकता है। विधि के शासन का मतलब क्या है, संविधानवाद। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सृजनात्मक क्षमता होगी, वह शोषणकारी होता है क्या, यह उसके स्वभाव पर निर्भर नहीं करता। अरे भाई, सीधी सी बात है, सृजनात्मक क्षमता ही स्वभाव है। जब सृजनात्मक क्षमता होगी, इसका मतलब है व्यक्ति शोषणकारी नहीं होगा। सृजनात्मक क्षमता साहित्यकार, सृजनात्मक क्षमता कवि तो अपनी दुनिया मस्त होता है। फकीर अपनी दुनिया मस्त होता है। इसका मॉन्टेस्क्यू ने लॉक के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को क्या तर्क देते हुए सुधार किया। मैं सीधी सी बात कही, मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होने चाहिए। कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग होनी चाहिए, साथ नहीं होनी चाहिए। ऐसा लिखते हैं, ऐसा पढ़ने में हमारी आंख खराब हो जाएगी दोस्तों। ऐसा बड़ा लिखो दोस्तों, ऐसा लिख रहे हो, कहां लिखोगे ऐसा। बोलिन ने मैकियावेली के विचार को हिंसा का अहसास कहा है। इसमें हिंसा रेशनल यूज करने की बात कही गई है, इरेशनल। अरे भाई, सीधी सी बात है, हिंसा का प्रयोग तो रेशनल होगा तभी तो। इरेशनल का मतलब है कभी भी आप हिंसा कर लो। रेशनल का मतलब है कि समझ बूझ के, कॉस्ट बेनिफिट देख के हिंसा करने का घाटा हो जाए तो ये रेशनल। अब बताइए, लॉक पे कोई और सवाल बताइए। लॉक पे हाँ बताइए, हाँ बताइए। नहीं, हम एकदम सवाल कुछ भी पूछो, सवाल पूछने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। सवाल पूछने में कभी मना किया।
ये बताओ, क्रांतिकारी बनना है या प्रशासन में जाना है? तुम देखो तुम किधर जा रहे हो। देखो यही बात है, तुम्हें वही बात ठीक लगी नहीं लगेगी? अपनी इसकी शक्तिशाली कर लो, देश को बाद में सोच लेना। छात्र होने के नाते, टीचर होने के नाते मेरा यही धर्म है। आंदोलनकारी बनना हो तो मैं अलग फिलॉसफी बताऊंगा, आ जाना। डिसाइड कर लो, आंदोलनकारी यहाँ हमें नहीं बनाना है। यहाँ हमें हमारा पर्पज है, भाई हम जिस एग्जाम क्लब को पढ़ा रहा हूँ, मेरा पर्पज फिक्स है। आंदोलनकारी बनना हो तो आना, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग में दे दूंगा बिना पैसे के, और मिलवा दूंगा ऐसे आंदोलनकारी से। मेरे बड़े सारे स्टूडेंट आंदोलनकारी बन गए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, अरे लॉ से कुछ सीखो, अपनी इससे ठीक कर लो, नहीं दुनिया में ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जवानी है, 10-20 साल बाद कहोगे, न किसी से मिलना चाहोगे, न कोई पार्टनर मिलेगा, परिवार वाले छोड़ देंगे, उसके बाद फकीर की तरह घूमोगे। जीवन की कठोर धरातल पर पांव रख लो मेरे प्यारे बच्चों। इसे एक ही बात याद रखना, जीवन में कुछ भी अगर जीवन समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने पावरफुल बनो, नहीं बाकी सब भावनाएं का कूड़दान हो जाएगा। युवा अवस्था की एनर्जी सही दिशा में लगाओ। मेरी भी बात मेरे याद रखना, किसी भी कीमत से पहले अपने को ठीक करना है, उसके बाद पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। नहीं तो दोस्तों फिर हम गड़बड़ हो गए। इसे तुम्हारी इस बात का उत्तर तुम्हें खुद ही पता है। और हम इंडियन पॉलिटिक्स में आते हैं तो भी इस बात का उत्तर नहीं थे। हमारा उत्तर संवैधानिक होता है। हम करें लोकतंत्र की दिशा में जा रहा है, वो एक ही लाइन में उत्तर सही दिशा में जा रहा है, खत्म हो गई बात। कुछ खामियां हो गई बता दूंगा, पॉलिटी में पढ़ते भी हैं, बाकी तो आंदोलनकारी मत बनो। अरे दिल तो पागल है यार, फिर कहता लगना होना दोनों बातों पर। अरे मेरे अनुभव सीख लो यार दोस्त, क्यों ऐसा काम करते हो? मेरा छात्र मुझसे पढ़ के ऐसा बावरापन करे तो फिर ठीक नहीं है बात। अब देखो, फिर मैंने कहा कि मेरी बात को तुम युवा अवस्था में, अगर मैं तुम्हारी बात का समर्थन कर दूंगा फिर तो इतर की बात नहीं होगी। तो इसे पिता काम टीचर काम है बच्चों की भावनाओं को कंट्रोल करना, उनको तुम्हारी इस एनर्जी को, बस यही जो जोश है बस लगा दो इधर। और एक बात, बस पावर पहुंचे हो, एक याद रखो, पावर में गया व्यक्ति जो चाहे वो चेंज कर सकता है। बाकी सड़क पे बोलते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। फिर बाद में गांव में क्या कहेंगे, एक पागल इधर घूम रहा है। आप कहोगे पूरा दुनिया पागल है, कोई ये पागल है, नहीं हो पाएगा। पागल कौन है? इसे पहला क्या बनना, अपना हाथ। सारे नैतिकता सब पीछे, पहले खुद को पावरफुल बना। ये फिलॉसफी जो हमेशा याद रखना, बस एक ही बात है। बाकी सब चीजें, और पॉलिटिक्स पढ़ के नेता बनो, ये सब बनो, मैं तो इसका समर्थन करूंगा। और क्या क्या पूछा आपने? लॉक ने कहा कि व्यक्ति को संपत्ति का विनाश नहीं करना चाहिए। यहाँ संपत्ति से क्या आशय है, वो खुद बताया तो ही संपत्ति का क्या आशय यहाँ से है। लेकिन भाई कौन सी संपत्ति का विनाश हो सकता है? आलू गोभी टमाटर भिंडी मटर का, आम का, यही तो विनाश हो सकता है। भाई देखो, लोहे का विनाश होता नहीं, फैक्ट्री का विनाश, शेयर का विनाश होता नहीं, बैंक में रखे गए पैसे का विनाश होता नहीं। लास्लेट, अब देखिए, अब इस बात को आप लिख लेंगे कि लास्लेट के अनुसार हॉब्स नहीं, अभी तो फिल्मर लॉक का मुख्य विरोधी था। टिप्पणी कीजिए, अभी लिख लेंगे नहीं लिखेंगे? लॉक का मूल आलोचक कौन था, फिल्मर या हॉब्स? फिल्मर। अच्छा, लॉक हॉब्स की आलोचना क्यों नहीं करता? लॉक ने हॉब्स के विचारों को तार्किक बना दिया, सहमत के सिद्धांत को तार्किक अंजाम तक पहुंचा दिया। तो हॉब्स का पूरा आधार यूज कर रहा है वो। इसे कहा भी जाता है हॉब्स और लॉक के विचारों की संरचना एक जैसी है, सामाजिक समझौता, मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था, परिणाम अलग अलग। और फिल्मर की आलोचना क्यों करता है? क्योंकि फिल्मर ने राजा को पिता जैसी भूमिका दे दी, यही तो मूल है। फिल्मर की आलोचना करने का मूल कारण क्या है? तो कभी भी कोई प्रश्न आप लिखेंगे, हमने हाउस में बता रखा था, लॉक में भी अगर कोई सवाल आप लिखना चाहते हैं तो तरीका, विचारकों में तरीका लगभग एक जैसा होगा। पहले भूमिका आप दीजिए, भूमिका थोड़ी ऐतिहासिक, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्या परिवर्तन थे, गौरवमयी क्रांति हो रही थी, ऐसे एक ऋतु जैसी परिस्थिति बनी थी, राजा और संसद के बीच शक्तियों का संघर्ष था। दो ऐतिहासिक भूमिका कोशिश करिए विचारक में शुरू करिए, विचारक में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से शुरू करिए। फिर अब लिख देंगे कि फिल्मर ने क्या मान्यता दी थी, 3 मान्यता। जो राजा को, मतलब मूल आपत्ति क्या थी, राजा पिता जैसा है। इसका मतलब राजा जब पिता जैसा है तो राजा के निर्माण में हमारा कोई समझौता है नहीं। इसका मतलब हमारे सहमत से बिना हमारे ऊपर कोई शासन कर सकता है, यही तो फिल्मर ने कहा। लॉक ने इसी का अपोजिट कह दिया कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में समान पैदा है, सब समान है, और हमारे ऊपर शासन करने के आधार क्या है, सहमति। और हॉब्स का विरोध क्यों करता? हमने पहले कहा, हॉब्स ने उसका काम आसान बना दिया। हॉब्स ने जो बातें कही कि राज्य कैसा है, यंत्र है, उसने मान लिया। हमने पहले बताया, सेक्युलरिज्म उसने मान लिया। और थोड़ी उसने बड़ा लड़खाया इसलिए था कि रिचर्ड हुकर की बात से थोड़ा इंफ्लुएंस हो गया था। हॉब्स के विचार मध्यकालीन एक रत्ती नहीं है, मध्यकाल का विचार हॉब्स के विचार में है ही नहीं है। लॉक में थोड़ा है, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे 90% हॉब्स लॉक की बात एक ही समय चल रही है। बस एक शक्तिशाली राजा जो संविधानवादी, यहीं पे तो फर्क हो रहा है, बाकी बात एक समय चली गई। और जब संविधानवाद आएगा तो आजादी और अधिकार अपने आप मिल जाएगा, इसका लॉजिकल परिणाम है। तो हॉब्स के चिंतन में राज्य की शक्ति का समर्थन किया गया। और पॉलिटिकल थ्योरी को ऐसे देखिए कि अगर व्यक्ति और राज्य के बीच ही संबंध पॉलिटिकल थ्योरी का है तो स्वाभाविक रूप में
लॉक के चिंतन में व्यक्ति राज्य के संबंध में कौन उभर कर सामने आ रहा है, व्यक्ति या राज्य? धीरे से बोल रहे हैं। व्यक्ति। लॉक ने नौकरों की संपत्ति को अधिकारों से वंचित कर दिया, क्यों? ये भी एक आधार है कि उसे पूंजीवादी विचारक माना जाता था। उसने कहा भाई व्यक्ति जहां श्रम लगाएगा उसकी संपत्ति होगी। तो उसने कहा कि फैक्ट्री में जो श्रमिक काम कर रहे हैं फिर तो उनको उनकी संपत्ति होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं लॉक के नहीं विचारों को तो मार्क्स ने धज्जियां उड़ा रख दी। मार्क्स भी तो आएंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या ये श्रम का मूल्य सिद्धांत सही है सही नहीं है। इस बात में मार्क्स जवाब देता है। बैठ जाइए, बैठ के पूछा आराम से, बताइए क्या संविधान में जो नहीं है, संविधान इतर है। हाँ, क्या है मतलब पूछना चाहते हैं? संविधान इतर कहा जाता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में क्या नहीं है? पहला, संसदीय विधियां नहीं है। संविधान में क्या नहीं है? दूसरा, कार्यपालिका के द्वारा निर्मित कोई संस्था या आदेश नहीं है। संविधान में क्या नहीं है? व्यवहारिक चीजें जैसे पार्टी दबाव समूह, ये संविधान में नहीं है। ये सब संविधान के इतर है। संविधान के अलावा, संविधान के अलावा दो चीजें हैं, एक स्टैट्यूटरी वैधानिक जो संसदीय विधि के द्वारा है, और एक कार्यपालिका के द्वारा जो निर्मित है। तीसरी जैसे पार्टी है, दबाव समूह है, वो हमारे द्वारा निर्मित है। संविधान के अलावा अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। और कोई सवाल है आपका? अच्छा, मतलब छुट्टी करना चाहते हैं? प्रीवियस सवाल नहीं देखा आपने? तो फिर कल हम शुरू करेंगे JS मिल।